हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीनी 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन आफ्टर हम लोग प्लांट किंगडम की स्टडी कर रहे होंगे एंड हमारा सिस्टमैटिक्स यूनिट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा होगा। यानी हम 2 यूनिट्स कंप्लीट कर रहे होंगे आने वाले 2 चैप्टर्स के साथ। पहला साइटोलॉजी, जहां सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन हम लोग देख चुके हैं, एंड देन आफ्टर हम लोग पूरी सिस्टमैटिक्स भी पढ़ लेंगे। देन हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट फिजियोलॉजी की ओर बढ़ रहे होंगे। कैसे हैं मेरे सारे दोस्त, बता दो ना। चैट फ्रीज हो गई है आपकी, शायद चैट फ्रीज हो गई है, बट कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सुस्वागतम। सभी भाइयों बहनों का स्वागत है विपू भाई की इस क्लास में। कैसे हैं सारे के सारे शेर, कैसे हैं सारे के सारे जारविस, एक बार फटाफट बताइए। लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन इफ यू आर रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस चैप्टर अप। बहुत फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, एंड यहां पर एक चीज जहां पर आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हल्का सा दिमाग भी ना लगाना पड़े, सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा दिमाग किसी एक टॉपिक में लगाना हुआ तो वो है किंगडम फंगस की क्लासिफिकेशन। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि वहां पर भी आपको कोई दिक्कत तकलीफ कुछ भी ना हो, सारी चीजें एकदम स्मूथ निकले। लेकिन एक लेक्चर में अगर आपने फोकस कर लिया, बाकी सारी चीजें आपके लिए हलवा हो जाएंगी और आने वाले टाइम में और इजी हो जाएंगी। दैट इज अ श्योरिटी, मैं गारंटी के साथ ये सारी बातें कह रहा हूं। जैसे आज आप जो पढ़ेंगे एकदम फंडामेंटल लेवल की चीजें, सबको या तो पहले से आती होंगी, नहीं आती होंगी तो एक बार में याद करवा दूंगा, ये मेरा जिम्मा है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो क्वेश्चन भी अच्छे क्वालिटी के हम लोग लेकर के आए हैं, एनालिटिकल हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर घुसना पड़ेगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी की वर्टिकल डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। एंड वी विल बी केटरिंग ऑल दोस थिंग्स बहुत अच्छे तरीके से। यस, मैं एक बार चैट आपकी नहीं देख पा रहा हूं, मैं चैट ऑन करा लेता हूं। चैट फ्रीज हो गई, चैट। यस, हाँ अब ठीक है। हाँ, गला थोड़ा मेरा गया हुआ है दोस्त, बहुत जोर जोर से नारे लगा दिए थे 15 अगस्त को, मेरे अंदर का क्रांतिकारी देशभक्त जाग गया था, तो इसलिए मेरा गला जो है वो एकदम गायब हो रखा है। विदित भाई के साथ आई शेयर समथिंग ब्यूटीफुल विद ऑल ऑफ यू ऑल। एक बार मेरे को याद दिलाना, जब हमारी क्लास एंड होने वाली होगी उस टाइम पे याद दिलाना, तो मैं आपको कुछ बहुत मस्त चीज बताऊंगा। कल कुछ बहुत खास हुआ और इतना खास था, इतना मजा आया, तो आई वुड ऑब्वियसली लाइक टू शेयर द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू ऑल, जिससे कि हम सब लोग, मतलब सिंस वी कॉल आवरसेल्फ अ फैमिली टुगेदर, तो कल कुछ बहुत मजेदार चीज हुई तो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूंगा, है ना। हाँ, वो स्क्रिप्टेड से कुछ मैचेस खेले थे। देखो भाई, ग्रैंड मास्टर आदमी है विदित, जाहिर सी बात है अगर मेरे साथ खेलेंगे तो मैं हारूंगा ही, लेकिन हाँ, मैं एक मूव में तो नहीं हारूंगा। तो कुछ चीजें हम लोगों ने प्लान करी थी, बट इट वॉज अ वेरी गुड डे, वेरी फाइन डे। तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस की कल क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें हम लोग साझा करेंगे। एंड उसके अलावा बहुत कुछ हुआ है जो अभी ऑन कैमरा नहीं है, बट वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट अप। जैसे कि कल मेरी एक इंसान से बात हुई, और वो इंसान आज के दिन में भारत का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, एंड ही अप्रिशिएटेड मी। और अच्छी बात हुई, और उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए मुझे। हालांकि उनसे कॉम्प्लीमेंट मिलना और उनसे कॉम्प्लीमेंट एक्सपेक्ट करना दोनों ही बहुत गलत बातें हैं, क्योंकि सबसे पहले वो आदमी को नीचे गिराते हैं भाई मुंह के बल, और फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं अगर उनको कॉम्प्लीमेंट करने लायक चीजें लगती हैं तो। सो मैं आपको बता देता हूं, मैं किस्सा पूरा शेयर करूंगा बाद में। तो आई हैड अ कॉल विद समय रैना लास्ट नाइट। तो कल मैं समय भाई से मैंने बात की थी, यस, एकदम पर्सनल कॉल हुआ था, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे क्या हुआ, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यस, तो पर्सनल नेटवर्क अपना बढ़ता जा रहा है दोस्त, जारविस आर्मी और स्ट्रांग होती जाएगी वक्त के साथ, करेक्ट है। आ जाओ, कैसे हुआ क्या हुआ, वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। पर सबसे पहले हम लोग अपना काम, अपना कर्म जो हम यहां पर करने के लिए आए हैं, जो मेन मोटो है हमारा, वो करेंगे। दैट इज टू स्टडी एंड माई मोटो इज टू टीच। तो दोनों अपना अपना काम करते हैं, उसके बाद मेरे भाई खेल और बड़ा करते चले जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ, क्योंकि जब भी हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर को शुरू करते हैं, हम हमेशा खोपड़ी पे सरसों का तेल लगा के चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं या टॉपिक के नाम में घुस जाते हैं। इस बार हमारे चैप्टर का नाम क्या है जी गुरुजी? हमारे चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या ये दोनों शब्द आपके सुने हुए हैं कहीं ना कहीं? जी गुरुजी, ये दोनों शब्द हमारे सुनेले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन शब्द आपने लास्ट लेक्चर में सुना था, लिविंग वर्ल्ड में सुना था? बिल्कुल सुना था सर। अगर आप
बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस कर रहे हो, कन्वीनियंट कैटेगरीज में प्लेस कर रहे हो, तो क्या उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को मैंने फर्स्ट क्लास में भेज दिया, सेकंड क्लास के बच्चों को सेकंड क्लास में भेज दिया, थर्ड क्लास के बच्चों को थर्ड क्लास में, 10th क्लास के बच्चों को 10th क्लास में, 11th क्लास के बच्चों को 11th क्लास में, 12th क्लास के बच्चों को 12th क्लास में। एक स्कूल में जितने भी बच्चे थे, क्या मैंने उनको 12 अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया है? यस गुरुजी। क्या मैंने उन्हें 12 अलग अलग कक्षाओं में घुसा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा फर्स्ट क्लास की किताबें पढ़ेगा, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा सेकंड क्लास की किताबें पढ़ेगा, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा 12th क्लास की किताबें पढ़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन उनका कोर्स क्या है, उनका करिकुलम क्या है, वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं। क्या मैंने एक स्कूल के जितने भी बच्चे थे इन्हें 12 अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया, 12 अलग अलग कक्षाओं में भेज दिया? भेज दिया। सिमिलरली हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, क्या इनको अलग अलग कैटेगरी में रखने के बारे में पढ़ाई की थी लास्ट लेक्चर में कि हाँ सर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट स्पीशीज में, जीनस में, क्लास में, फैमिली में, किंगडम में रख रहे हैं? करेक्ट। तो यहां पर सेम चीज है। बायो का मतलब क्या हुआ? बायो का मतलब क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप जिंदा ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? टू पुट organisms into convenient categories, convenient categories। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। गुरुजी इतनी बातें हमको समझ में आ गई हैं बढ़िया तरीके से। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब वाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी? दुनिया में 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। 17 से 18 लाख अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपकी आंखों के सामने छोड़ दूं, दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। इतनी सारी चीजों को देख करके बौखला उठेंगे हम। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी बना देते हैं। जैसे हमने 5 किंगडम बना दी। अब जो मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स हैं, एक जैसे उनको एक किंगडम में रखा, किसी को दूसरी किंगडम में रखा, किसी को तीसरी में, मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स को किंगडम एलोकेट कर दी, फाइलम एलोकेट कर दी। तो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को आप एक साथ ही पढ़ लेते हो, तो मजा आ जाता है आपको। यस करेक्ट है सर। तो द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हमें जरूरत क्यों पड़ी? सिंस वी हैव आइडेंटिफाइड 1.7 to 1.8 million species till date, therefore to study them their classification is important, their classification is important। बात समझ में आई? यस गुरुजी, देयर क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। जैसे भाई मैं आर्थ्रोपोडा में अगर किसी एक ऑर्गेनिजम्स को उठा के पढ़ लूं, समझ लो भाई मैं कॉकरोच पढ़ रहा हूं, मैंने कॉकरोच को उठा करके अगर पढ़ लिया आर्थ्रोपोड में से, तो क्या मेरे को दुनिया के सारे आर्थ्रोपोड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी? हाँ कि ना? अगर मेरे भाई मैंने दुनिया के किसी एक इंसेक्ट को उठा के पढ़ लिया, सिंपल रखते हैं, क्लास इंसेक्टा के किसी भी मेंबर को उठाया मैंने, कोई भी इंसेक्ट उठा लिया, मैं कह रहा हूं मैंने हाउस फ्लाई उठा ली, तो क्या मैं दुनिया के सारे इंसेक्ट्स के बारे में लगभग 50% पॉइंट जान चुका हूंगा? बिल्कुल जान चुके होंगे सर। क्यों? क्योंकि मेरे भाई दुनिया के सारे इंसेक्ट्स एक जैसे हैं, कॉमन हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं, तभी तो उनको साथ में रखा गया ना क्लास इंसेक्टा में। अलग अलग थे इसीलिए थोड़ी साथ रखा, एक जैसे थे इसीलिए साथ रखा। तो क्लास इंसेक्टा के किसी एक मेंबर को उठाओ, उसकी स्टडी कर लो, सारे मेंबर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इतनी सारी स्पीशीज को तो एक साथ नहीं पढ़ सकते, लाखों करोड़ों स्पीशीज को तो एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो हम क्या करते हैं, उनकी कैटेगरी को पढ़ लेते हैं सीधा, कि सीधा क्लास इंसेक्टा के एक मेंबर को पढ़ लिया, आर्थ्रोपोडा के एक मेंबर को पढ़ लिया, मैमल के एक मेंबर को पढ़ लिया, तो मैमलिया के बारे में अधिकतर डिटेल्स आपको पता लग ही जाएंगी। ठीक है? ठीक है सर। अब देखो, स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्कीम्स। आज हमें जो क्रैक करना है वो है स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको आप खोज चुके हैं, 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को आप खोज चुके हैं। अब इनको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज भी लगाई। सबसे ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन कौन सी थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं?
अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं। ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन आपने लास्ट लेक्चर में ही कराई थी। ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूजेस। ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूजेस कि कोई ऑर्गेनिज्म हमें किस काम आता है, किसी ऑर्गेनिज्म से हम कौन सा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उससे क्या सेवाएं ले सकते हैं, क्या उस बेसिस पे हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन कर चुके थे? बिल्कुल कर चुके थे गुरुजी। एंड क्या ये जो ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन है, ये कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है? क्या किसी ने कोई साइंटिफिक दिमाग लगा लिया था? नहीं गुरुजी। क्या ये कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है? नहीं, इट इज अ नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इट इज अ नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। क्यों भैया? क्योंकि कोई साइंटिफिक अप्रोच यहां पर लगा ही नहीं, तो इट इज अ नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। एंड इट वाज बेस्ड ऑन द यूजेस। तो मेरे भाई यूजेस क्या क्या थे? जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी लिखवाया था, चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। यूजेस मतलब किसी ऑर्गेनिज्म से आपको फूड मिल गया, जैसे दाल है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, कोई सब्जी है, कोई फल है, किसी ऑर्गेनिज्म से दूध मिल गया, किसी ऑर्गेनिज्म से अंडे मिल गए, किसी ऑर्गेनिज्म से मीट मिल गया। ये जो खाने की चीजें हैं सारी की सारी फूड वाली कैटेगरी में, ठीक है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्लोथ्स। कोई ऑर्गेनिज्म है जिससे रेशे मिल गए, जिनसे कपड़े बन जाए, जैसे सिल्क का रेशा मिल गया, जैसे आपका जूट फाइबर मिल गया, जैसे आपका हेम्प फाइबर मिल गया, राइट, आपका कॉटन फाइबर मिल गया, तो कपड़े भी आप ले सकते हो फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। शेल्टर यानी घर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की लकड़ियां जो आप इस्तेमाल करते हो, वो भी तो आपको पेड़ों से यानी ऑर्गेनिज्म से ही तो मिल रही हैं, जैसे टीक की लकड़ी, साल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, सागवान की लकड़ी, अलग अलग पेड़ जिनकी लकड़ियां फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो सारी आप यहां पर लिख सकते हो। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे आपको मेडिसिन मिलती है, कई आयुर्वेदिक प्लांट हैं जिनसे आपको मेडिसिन मिलती है, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका आप ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करते हो, जिनसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, जैसे घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, कच्चा गाड़ी, बैलगाड़ी, है ना, सांड गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनसे आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, जैसे डॉग्स जो है वो स्टार्टिंग से ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे आपको रेजिन्स मिल सकती हैं, गोंद मिल सकती हैं, मसाले मिल सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है? इस्तेमाल ही तो है, यूजेस ही तो है। आप ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं फॉर योर ओन बेनिफिट। कपड़ा कौन पहनता है? पूरी दुनिया में एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कपड़ा पहनता है, हम। बाकी कोई कपड़ा थोड़ी पहनता है, जानवर, कोई प्लांट कपड़ा थोड़ी पहनता है। तो यहाँ पर जो क्लोथ है, फूड है, शेल्टर है, ये हम अपने लिए बात कर रहे हैं। ह्यूमन ने अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से चीजों को क्लासिफाई किया है। यस गुरुजी। तो पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो यूजेस के बेसिस पे दी गई, एंड इट इज अ नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। क्योंकि इतना काम करने में कौन सा साइंस लग जा रहा है भाई? ये काम करने में कोई वैज्ञानिक बनने की जरूरत है क्या? बहुत तगड़ी। ये तो कोई भी कर सकता है, नॉर्मली अपने घर पे बैठा है, आराम से कर लेगा ऐसी क्लासिफिकेशन। कोई बहुत साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है नहीं, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दी फिर? अब इस पे बात करनी पड़ेगी, तब जाके मजा आएगा। तो आपने इतनी बातें लिखी हैं, तो एक बार मुझे बताइएगा अगली क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि किसने दी? एरिस्टोटल साहब ने, यानी बायोलॉजी के पापा ने दी। और आज हमारे पास क्या मौका है? आज हमारे पास ये मौका है कि हम बायोलॉजी के पिताजी की गलती निकाल दें। सगे पिताजी की गलती निकालेंगे तो मुंह पे लात पड़ेगी जूते समेत, लेकिन बायोलॉजी के पिताजी उनकी गलती आज हम निकालेंगे, और ऐसी गलती निकालेंगे कि बायोलॉजी के पिताजी को शर्मिंदा ही कर देंगे कि भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तुम ये गलतियां हमारे आगे नहीं कर सकते। करेक्ट। तो सबसे पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किन्होंने दी, ये मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, क्या कहा गुरुजी? फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल साहब। तो पिछली वाली जो थी यूजेस के आधार पे जो क्लासिफिकेशन हमने करी थी वो नॉन साइंटिफिक थी, एंड अर्ली मैन ने दी थी, किसी साइंटिस्ट का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन पहली जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल साहब। और इन्होंने क्या किया ये मैं आपको समझा देता हूं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, इनको कहा कि भैया मेनली प्लांट और एनिमल्स हो सकते हैं। तो इन्होंने दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे कहा कि भैया ये मेनली दो कैटेगरी में लाई करेंगे, पहले प्लांट और फिर आपके एनिमल्स, ठीक है, पहले प्लांट और फिर आपके एनिमल्स। फिर प्लांट्स को फर्दर अलग अलग कैटेगरी में तोड़ा, एनिमल्स को फर्दर अलग अलग कैटेगरी में तोड़ा, डिपेंडिंग अपॉन इनकी शक्ल कैसी है। प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में तोड़ा डिपेंडिंग अपॉन इनकी शक्ल कैसी है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ये दिखते कैसे हैं इस बेसिस पे प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में तोड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, इनकी शक्ल के बेसिस पे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई। एंड क्लासिफिकेशन यहां पर करी गई बढ़िया तरीके से, प्लांट्स को तीन कैटेगरी में हमने तोड़ दिया। ऐसे प्लांट जो घास जैसे दिखते हैं, हरे भरे दिखते हैं, इन्हें कहा जाता है हर्बेशियस प्लांट यानी हर्ब्स। ऐसे प्लांट जो झाड़ी जैसे दिखते हैं इन्हें कहा जाता है श्रब। और ऐसे पेड़ जो बहुत मोटे मोटे हैं, जिनका तना बहुत मोटा है, उन्हें कहा जाता है टी। तो सबसे पहले आ गया आपका हर्ब यानी हर्बेशियस ग्रीन, आपकी ग्रासेस वगैरह जो है ये क्या आ गई आपके हर्ब की कैटेगरी में आ गई, एग्जांपल ग्रास हो गया। दूसरी चीज आपकी झाड़ी हो गई, दैट इज श्रब, जिसे आप बुश भी कह सकते हैं, झाड़ी भी कह सकते हैं। और तीसरा हो गया बड़ा सा पेड़, ट्री, जो कि वुडी होगा, जिसका लकड़ी का मोटा सा गोल मटोल तना होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। तो ये जो हर्ब श्रब और ट्री है, क्या देख के बता सकते हैं? बड़ी आसानी से बिल्कुल बता सकते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर यहां पर एरिस्टोटल साहब ने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में तोड़ा। अब ये तो कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं, आप शक्ल देख के बता दे रहे हो कि कौन सा प्लांट कैसा है। बट एनिमल्स में इन्होंने जो क्राइटेरिया लिया दैट वाज साइंटिफिक, क्योंकि अभी तक कोई साइंटिफिक बात हुई नहीं हमारी। तो एनिमल में इन्होंने क्या किया? एक साइंटिफिक क्राइटेरिया लिया, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को हम फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। करेक्ट। इन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया कि एनिमल्स में या तो रेड ब्लड पाया जाएगा या रेड ब्लड नहीं पाया जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, आपके एनिमल्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। और वो दो कैटेगरी कौन सी हैं? सबसे पहली कैटेगरी जो हमने यहाँ देखी वो है अनीमा। और एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि यहाँ पर आपका एब्सेंट हो जाएगा रेड ब्लड। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर रेड ब्लड एब्सेंट, इनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बताओ जिसमें रेड ब्लड नहीं है, आपके सिलेबस में ही है। मैं आपको बता देता हूं, एक हिंट दे देता हूं, उसके बारे में आप पढ़ते भी हो, आपके सिलेबस का ही ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर आप उसको मारते हो तो उसमें से लाल खून नहीं निकलता। जैसे मच्छर को अगर आप मारोगे, मच्छर तो सबने मारा होगा, है ना, मच्छर का बर्थडे तो ताली हो जाते हैं, है ना, बर्थडे के दिन खत्म कर देते हैं भाई को। तो मेरे भाई जब ताली के बीच में मच्छर फंसता है तो फुटिक करके लाल कलर का उसका खून निकलता है। बट मेरे भाई अगर आप कॉकरोच को मारते हो या आपने कभी कॉकरोच मरता हुआ देखा है, तो क्या उसमें से लाल खून निकलता है? क्या कॉकरोच में लाल खून होता है? क्या वहां आरबीसी होती है या कुछ और होता है? एक बार फटाफट बता दो ना। यस, वी अंडरस्टूड द कांसेप्ट, राइट। कई एनिमल्स हैं जिनमें लाल खून होता है, जैसे मच्छर में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, कभी ना कभी हमारा खून बहा होगा। तो हमें आइडिया है इस चीज का, कभी ना कभी हमें चोट लगी होगी तो खून बहता है, हमें पता है हमारा ब्लड लाल कलर का है, हीमोग्लोबिन नाम का रेड कलर गिविंग पिगमेंट हमारे पास होता है। लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं होता। तो ये जो आपका यहाँ पर अनीमा है, इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है? आपका कॉकरोच हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरी जगह देखें तो यहाँ पर दूसरे जो एनिमल्स हैं इनका नाम हो जाएगा इनेमा। इनेमा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर रेड ब्लड इज प्रेजेंट, रेड ब्लड इज प्रेजेंट, रेड ब्लड पाया जा रहा है। देयरफॉर आप कहते हैं एग्जांपल क्या हो जाएगा? ह्यूमंस हो जाएंगे, मॉस्किटो हो जाएंगे, अलग अलग एग्जांपल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं। तो ये जो आपका इनेमा और अनीमा वाला क्लासिफिकेशन है, दिस इज अ साइंटिफिक क्राइटेरिया।
मॉर्फोलॉजी कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया थोड़ी है। पहला साइंटिफिक क्राइटेरिया जो एरिस्टोटल साहब ने यूज किया वो कौन सा किया, वो ये किया कि इन्होंने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड को कंसीडरेशन में लिया। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, मुंह देख के तो किसी के बारे में कुछ भी बता देंगे कि कोई घास है कि कोई झाड़ी है कि कोई पेड़ है, लेकिन यहाँ पर यू नीड टू डीप डाइव इनटू एन ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखना पड़ता है, झांकना पड़ता है, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है कि उसके ब्लड का कलर क्या है। तो ये वाला आपका क्या है, एक बेटर क्राइटेरिया माना गया फॉर एनिमल्स। तो इन्होंने ठीक ठाक क्लासिफिकेशन दी, सम्मानजनक क्लासिफिकेशन दी। लेकिन आज हमारा मन है बेइज्जती करने का। देखो, या तो आप किसी का मजाक उड़ा सकते हो, और किसी का भी मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, किसी पे भी आप उंगली उठा सकते हो, या मेहनत करके उनकी बराबरी कर सकते हो। तो इनकी बराबरी तो होगी नहीं, मजाक उड़ाते हैं। यस, तो अभी मजाक उड़ा देना। आओ डीमेरिट्स देख लो भैया, इसके ड्रॉबैक्स देख लो। फादर बायोलॉजी में अभी बताते हैं, अभी क्लिक करते हैं व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। क्या हर ऑर्गेनिज्म में आप उसकी शक्ल देख करके या फिर उसके ब्लड को देख करके बता सकते हो कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? क्या सब में काम कर सकते हो? समझ लो मैं कह रहा हूं, बैक्टीरिया आ गया, समझ लो बैक्टीरिया है भाई। अब बैक्टीरिया जो है उसका क्या खून देख पाओगे भाई? बैक्टीरिया खुद ही पूरा नहीं दिखता तो खून का कलर क्या देखेंगे? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज का देख के बता दोगे कि वो घास है कि झाड़ी है कि पेड़ है, वो तो तीनों ही नहीं है। तो अधिकतर ऑर्गेनिज्म इन दोनों की दोनों कैटेगरी में नहीं आते, राइट? सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डू नॉट फॉल इन ईदर कैटेगरी। मैनी माइक्रोब्स डू नॉट फॉल इन ईदर कैटेगरी। किसी कैटेगरी में, प्लांट में, एनिमल में, हर्ब श्रब ट्री में, एनिमा में, किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे। अब आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूं, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं भाई। यहां पर अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड क्या है, किस लेवल की चीज है ब्लड? गुरुजी क्या वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है? जब हम जाएंगे टिश्यू वाले चैप्टर में यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, तो आपको पढ़ाया जाएगा कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड फ्लो होने वाला टिश्यू है। क्या दुनिया के हर एनिमल में टिश्यू पाया जाता है? क्या दुनिया के हर एनिमल में टिश्यू है? सर जो एनिमल है वो तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, टिश्यू भी हो सकते हैं, ऑर्गन भी हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम वाले भी हो सकते हैं। अब समझ लो मैंने स्पंजेस को पकड़ लिया, स्पंजेस को, बाथ स्पंज को पकड़ लिया, जैसे शरीर रगड़ रगड़ के नहाते हैं, वो जो बाथ स्पंज है उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या उसमें ब्लड नाम की कोई चीज होगी भी? नहीं होगी सर। क्यों? क्योंकि ब्लड तो टिश्यू है, उसमें तो उसकी औकात ही सेलुलर की है, तो उसमें टिश्यू पाया कैसे जाएगा? यानी कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ब्लड नाम की चीज नहीं होती, और जिनमें नया नया टिश्यू आया है जस्ट, उनमें क्या टिश्यू बनते ही ब्लड बनेगा सबसे पहले? थोड़ा हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म में औकात के लेवल में होगा ना ब्लड। उससे नीचे तो नॉर्मली उनकी बॉडी में पानी घूम रहा होता है, जैसे पॉलीफेरा में आपने देखा स्पंजेस जिनको हम बोल रहे हैं। वाटर कैनाल सिस्टम होता है, बॉडी के अंदर पानी आया, सामान लेकर के पानी एक्सक्रीटिव मैटर लेकर के बाहर भाग गया, तो इनके अंदर कोई बहुत तगड़ा फ्लूइड है ही नहीं खुद का, राइट? तो कई ऐसे एनिमल हैं जो कि बेसिकली ब्लड कंटेन ही नहीं करते, लाइक स्पंजेस। तो आप कह सकते हैं लोअर एनिमल्स लाइक स्पंजेस डू नॉट हैव ब्लड, ब्लड ही नहीं है। तो लाल सफेद क्या देखोगे जब है ही नहीं मेरे भाई? तो करेक्ट है सर, ये बात भी समझ में आ गई, करेक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्राइटेरिया ज्यादा लेने चाहिए। एरिस्टोटल साहब को सिर्फ एक छोटी सी बात पकड़ के बैठ गए, ब्लड देखेंगे भाई, सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, खाना बनाता है कि मांग के खाता है, कुछ तो और ले लो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ले लो, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, कोई तो और कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे। दो ही कैटेगरी बना देंगे बस ब्लड के बेसिस पे, थोड़ा तो डेप्थ में क्लासिफिकेशन होनी चाहिए ना। तो क्राइटेरिया आर वेरी लेस, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर फ्यू, क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन आर वेरी फ्यू, बहुत कम चीजें इन्होंने कंसीडर करी, इसीलिए इनका जो सिस्टम है ये फ्लॉप हो गया, बहुत ही बुरा पिट गया। तो इससे और बेहतर सिस्टम की हमको जरूरत जो है महसूस होने लगी। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब पुराना सिस्टम बेकार था, इसके बाद जो आएगा वो इससे बेहतर आएगा, उसके बाद जो आएगा वो उससे भी बेहतर आएगा, नए नए सिस्टम आते जाएंगे, पुराने वाले जो हैं उनसे ज्यादा बेहतर सिस्टम हम लोग लाते रहेंगे विद टाइम। तो हमारा पहला गंदा सिस्टम है जो कि हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। अर्थात मैं अभी तक अगर आपको रिवीजन कराऊं तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ दो बातें बताई। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी हम यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस कि कोई ऑर्गेनिज्म हमारे किस काम आता है, क्या उससे हमें खाना मिलता है, क्या हमें उससे शेल्टर मिलता है, क्या हमें उससे क्लोथ मिलते हैं, क्या हमें उससे सिक्योरिटी मिलती है, क्या हमें उससे ट्रांसपोर्ट मिलता है, या हमें उससे मेडिसिन मिलती है, XYZ। दिस इज अ यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन कि ऑर्गेनिज्म हमारे किस काम आता है, एंड कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी। फिर पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी एरिस्टोटल साहब ने। इन्होंने कहा कि भाई दुनिया में जितने भी प्लांट हैं इनको मैं हर्ब श्रब और ट्री में क्लासिफाई करूंगा इनकी शक्ल देख के। अगर वो हरा भरा पौधा है तो इट इज अ हर्ब, अगर वो झाड़ी है, बुश है, तो इट इज अ श्रब, अगर वो कोई बहुत मोटे तने वाला पेड़ है, लकड़ी का पेड़ है, तो इट इज कॉल्ड एज अ ट्री। एंड उन्होंने कहा दुनिया के सारे एनिमल्स को दो कैटेगरी में तोड़ूंगा, अगर उनमें रेड ब्लड है तो इनेमा, अगर रेड ब्लड एब्सेंट है, ए फॉर एब्सेंट, तो अनेमा। ये हमें कहना है, ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। ड्रॉबैक जो है क्या क्या थे, ड्रॉबैक एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कि कई सारे माइक्रोब्स जो है वो ना प्लांट की कैटेगरी में आएंगे ना एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। समझ लो कोई बैक्टीरिया जो आपको दिखाई नहीं देता, कैसे बताओगे बाहर है कि श्रब है कि ट्री है कि उसमें खून है कि नहीं है, या है तो किस गलत है, बात ही नहीं कर पाओगे। कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लड ही नहीं होता, ब्लड लेवल की उनकी क्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकते आप, तो ना वो इनेमा में आएगा ना एनीमा में आएगा। और क्राइटेरिया बहुत कम लिए इन्होंने, तो क्राइटेरिया आपको वक्त के साथ बढ़ाने पड़ेंगे। ये बातें हमने देखी, ये बातें हमने जानी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 क्रिटिकल। पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है जो बायोलॉजी के पिताजी ने हमें दी। इतनी बातें अगर आपने लिखनी है, एक बात आ रहा है सेक्शन, अगले क्लासिफिकेशन पे ले जाता हूं व्हिच इज मोर डिटेल्ड एंड व्हिच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर बात करिए, माइक ठीक है भाई, गला ही फटा हुआ है ना, तो थोड़ा सा कंट्रोल करें, करेक्ट, बढ़िया। आइए, बहुत शानदार, तारा की वर्षा हो चुकी है, बहुत बढ़िया। अगली जो क्लासिफिकेशन है ये लिख लीजिए, बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन है, बहुत बेहतरीन क्लासिफिकेशन है। इट इज कॉल्ड एज टू किंगडम सिस्टम। दुनिया के जितने ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें हमने दो किंगडम में बांट दिया है। इट इज कॉल्ड एज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया होगा ये काम, फटाफट बता दो ना, साइंटिस्ट का नाम। गुरुजी, ये दो नंबर के जो काम थे ये एक ही महाशय कर सकते हैं, जिनका नाम है महाशय कैरोलस लीनियस। पिछले चैप्टर में भी उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जहां उन्होंने बताया हर नाम के दो टुकड़े होंगे, पहली जीनस देन स्पीशीज, दो नंबर का काम वहां भी किया था। यहां भी जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये कैरोलस लीनियस बाबू ने दिया, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि इन्होंने एक्जैक्टली क्या रखा है इन दो किंगडम के अंदर। आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे। तो इट इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, इट इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, करेक्ट। एंड इन्होंने क्या किया, ही क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ही क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इनटू टू किंगडम्स। इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको मैं दो किंगडम्स में क्लासिफाई कर दे रहा हूं, दो किंगडम में बांट दे रहा हूं। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया, किस बेसिस पे इन्होंने दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में बांटा, ये देख लेते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया, किस बेसिस पे इन्होंने ये दो किंगडम बनाई। तो एक सिंपल क्राइटेरिया क्या था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल।
एक किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जहां सेल वॉल पाई जा रही होगी और दूसरे किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जहां सेल वॉल नहीं पाई जा रही होगी। क्या ये बात सबको पता है? नहीं पता है मैं बता देता हूं। समझ लीजिए इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम डब्बे में डाल दे रहे हैं, ये हैं दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म। अब ये जो दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म हैं इनको मैं दो कैटेगरीज में चीर फाड़ दे रहा हूं। इन दो कैटेगरीज को मैं क्या कह रहा हूं? किंगडम कह दे रहा हूं। तो दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को मैंने दो किंगडम में रखा। पहली जो किंगडम है इसका नाम क्या हो जाएगा? एनिमल किंगडम। दूसरी जो किंगडम है इसका नाम हो जाएगा प्लांट किंगडम। ठीक है, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, मेरे भाइयों, बताइए अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये जो किंगडम है कौन सी हो जाएगी? ये तीन टपाक डमडम कौन सी हो जाएगी? बता दीजिए सर। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो पक्का क्या ये प्लांट किंगडम हो जाएगी? क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। तो अगर आप यहां लिखना चाहें सेल वॉल प्रेजेंट है तो क्या ये किंगडम हो जाएगी प्लांट के, यानी प्लांट किंगडम? जी गुरुजी। एंड अगर सेल वॉल एब्सेंट है यानी मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं, एनिमेलिया की बात कर रहा हूं। जी गुरुजी, बात समझ में आ जाती है बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से गुरुजी, एकदम सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। भाई गला खराब है यार, गला खराब है, गले की बैंड बजी हुई है, आवाज तेज है माइक की, ज्यादा जोर से चिल्लाऊंगा गले का कौवा उचक के बाहर आ जाएगा, है ना। ये मेरी आखिरी क्लास होगी दोस्तों, इसके बाद आपका सिलेबस बहुत अलग प्रकार से पूरा होगा, मुंह की भाषा में। इकट्ठे होकर दुनिया बना ले, ये इशारों में ही पूरा करना पड़ेगा भाई, गला ही बैठा हुआ है, क्या किया जाए बता दो ना। क्या कर सकता है गरीब आदमी इस टाइम पे? तुम जो बोलोगे तुम्हारे जान दे, बताओ क्या करें। रुस जते जट ही बना ली है, अरे कैसे से हो यार, ये इधर उधर लगा लो ना कुछ कान में, कुछ लाओ भाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, हेडफोन हेडफोन इस्तेमाल करो, मर्द के पुत्र बनो, शेर दिया गला करो, तब मजा आएगा, समाज को संदेश जाना चाहिए, है ना। मास्टर चिल्ला दे रहा है फटी बंसी जैसा गला लेकर भी, लेकिन भाई को चाहिए हाई वॉल्यूम, है ना। गाना थोड़ी गा रहा हूँ कि बहुत तेज सुना है, नॉर्मल भी सुनोगे तो भी कान चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात समझ में आनी चाहिए बस। आओ शेरो, क्लास कैंसिल। पढ़िए, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम दो किंगडम में डिवाइड कर देते हैं। जिनमें सेल वॉल पाई जाती है इन्हें प्लांट कहते हैं, क्योंकि प्लांट वही है जिनमें सेल वॉल है, एंड एनिमल वही है जिनकी डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन पाई जा रही होती है, जिनमें आउटर बाउंड्रीज मेम्ब्रेन कोई सेल वॉल नहीं होती, तो सेल वॉल एब्सेंट तो एनिमलिया कह दिया। प्लांट में क्या क्या इंक्लूड होगा बता दो ना, प्लांट में क्या क्या इंक्लूड होगा मुझे बताइए। क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल थी? बैक्टीरिया में सेल वॉल थी सर। यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल थी। आर्की बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन की सेल वॉल थी गुरुजी। इसके अलावा अगर आप किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें, तो अगर आप बात करें क्राइजोफाइट की, तो यहां भी आपकी सेल वॉल देखने को मिलेगी, नहीं पता है तो आगे पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायनोफ्लैजेलेट की अगर आप बात करें तो इनमें सेल वॉल देखने को मिल जाएगी। अगर आप बात करें फंगस की, फफूंदी की, तो क्या इसमें काइटिन की सेल वॉल देखने को मिल जाएगी। अगर आप प्लांट्स की बात करें, प्लांट में भी सारे छोटे-छोटे प्लांट से लेके हायर प्लांट तक, यानी चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। यस गुरुजी, ये सारे प्लांट में आते हैं। अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस ये सारे प्लांट में आते हैं, टू किंगडम सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि सब में सेल वॉल है। और क्या ऐड कर दिया इन्होंने ऐड कर दिया मिस्टर लाइकन को यहाँ पे ऐड कर दिया, उसके अलावा इन्होंने मिस्टर माइकोप्लाज्मा को यहाँ पर ऐड कर दिया। ये सारी चीजें आपको देखने को मिली प्लांट किंगडम के अंदर। करेक्ट है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किंगडम एनिमेलिया में क्या क्या देखने को मिला? किंगडम एनिमेलिया में आपको देखने को मिले जैसे इंसेक्ट्स, सेल वॉल नहीं है जिसमें लेट्स से प्रोटोजोआ, जोआ यानी एनिमल लाइक, जू का साउंड आ रहा है, ह्यूमंस, है ना, मैमल्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दंगा कोई पंगा नहीं, आराम से बातें हम लोग समझ चुके हैं। अब मेरी बात को बहुत गौर से देखिए, माइकोप्लाज्मा कैसे, यही तो खेलने लगा जब बायोलॉजी के पिताजी को नहीं छोड़ा, जब बायोलॉजी के बाप को नहीं छोड़ा, इनको छोड़ेंगे? कुछ गलतियां इन्होंने की होगी जिसकी वजह से 3 किंगडम सिस्टम आया, 4 किंगडम सिस्टम आया, 5 किंगडम सिस्टम आया, यही तो गलती है लगा। अभी जब इनकी इज्जत की चिट्ठी उड़ाएंगे अगली स्लाइड में तो पता लग जाएगा कि माइकोप्लाज्मा यहां पे नहीं रखना था, इनसे भी कुछ भूल हुई है जिसको राणा जी ने माफ नहीं किया। अभी जब इनकी गलतियां निकालने पे आएंगे, इनके साथ भी बहुत ज्यादा खिलवाड़ करेंगे हम लोग। साइंटिस्टों ने गलत फालतू सिस्टम दे देके इतनी बड़ी मोटी किताब बना दी हमारी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनके मजे लेंगे आज। इनकी सारी गलतियों को दुनिया के सामने पेश कर देंगे हम, जिससे कि पता लग जाए कि हर साइंटिस्ट बहुत बढ़िया काम नहीं करता, कहीं से गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है एकदम सही लिखा है, कैरोलस लिनियस साहब ने माइकोप्लाज्मा को प्लांट में रख दिया था, जो इनकी भूल थी। अब इसी भूल के मजे लेंगे हम लोग अगली स्लाइड में खड़े होकर, ठीक है। तो जो लिखा है वो आराम से लिखते रहो, सब करेक्ट लिखवाते हैं भाई, टेंशन मत लीजिए, है ना। हमने क्या कहा, प्लांट में इन्होंने वो सारी चीजें रखी जिनमें सेल वॉल थी, जैसे यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। ट्राइजोफाइट इसकी सेल वॉल के ऊपर तो सिलिका की डिपॉजिशन तक भी होती है। देन डायनोफ्लैजेलेट, यहां पर भी आपकी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। यहां पर फंगस, काइटिन की सेल वॉल, सारे के सारे प्लांट सेलुलोज इनमें मेन कंपोनेंट होगा। एल्गी को भी यहां पे रखा, ब्रायोफाइट को भी, टेरिडोफाइट को भी, जिम्नोस्पर्म को भी, एंजियोस्पर्म को भी, लाइकन को भी यहां रख दिया, माइकोप्लाज्मा को भी रख दिया। अब इसमें कुछ गलतियां आपने पकड़ ली हैं, कुछ गलतियां मैं पकड़ लूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनिमेलिया में वो सारे ऑर्गेनिज्म रखे जिनमें सेल वॉल नहीं होती, जैसे प्रोटोजोआ, इसमें भी आपका सेल वॉल नहीं होती है, जोआ है तो इट इज एनिमल लाइक है, इसलिए इसको कहां रखा, एनिमल में रख दिया, नाम में ही जोआ है ना। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। एंड मैमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट तो एनिमल है ही, तो इनको भी यहीं पे रखा। अब इतना अगर आपने नोट कर लिया तो हम ड्रॉबैक पे आ जाते हैं। अब भाई की मस्त बढ़िया बदनामी करेंगे हम लोग, बेइज्जती करेंगे, तब जाके हमारे दिल को ठंडक मिलेगी। यस, तो इतनी बातें अगर सबने लिखनी है, एक बार फटाफट बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बढ़िया तरीके से इन क्लासिफिकेशन में गलतियां निकालेंगे, इनकी तो खूब गलतियां निकलेंगी। ये तो क्योंकि पापा है बायोलॉजी के, इनको तो छोड़ दिया था हल्के में कि चलो पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट है, कम से कम तुमने ट्राई तो किया, बहुत अच्छा किया पापा जी, वेरी वेरी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया, पैर भी छू लिए, आपका हुक्म सर माथे। पापा की बात है, वास्ते गुना हुआ चाचा, अब चाचा की बात लगाएंगे हम लोग, इनको बढ़िया तरीके से देंगे, है ना। इनको देखेंगे भाई बहुत गलतियां कर ली तुमने जीवन में, आज चाचा हाथे चढ़े हैं, पहले चाय पियेंगे फिर चाचा की बैंड बजाएंगे। आइए देखते हैं चाचा ने क्या गलतियां की हैं पापा की जमीन लूटने के अलावा, और उनका घर पे कब्जा कर लिया था, उसके अलावा चाचा ने ऐसा क्या काम कर दिया कि उनको हम लोग आज सबक सिखाने वाले हैं। लेट्स चेक। आइए, सबसे पहली चीज कि हम यहाँ पर लिखेंगे डीमेरिट्स ऑफ चाचा का सिस्टम। डीमेरिट्स, इनकी तो इतनी गलतियां कि नंबर डालने पड़ेंगे, नंबर 1 2 3 ऐसे करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, क्या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डिफरेंट होते हैं गुरुजी? क्या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो उनकी अलग कैटेगरीज बनी है। प्रोकैरियोट बहुत चिंदी प्राणी है ना, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, सेल भी छोटा सा कुछ है नहीं बेचारे के पास, और यूकैरियोट बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको अलग अलग रखना चाहिए। यहाँ देखो बैक्टीरिया को रख दिया इतने बड़े बड़े पेड़ों के साथ, एंजियोस्पर्म के साथ। एक तरफ बैक्टीरिया जो दिखाई भी नहीं दे रहा है नंगी पुंगी आंखों से, ऊपर से प्रोकैरियोटिक है, और दूसरी तरफ सोचो सफेदी का पेड़ है भाई, इतना बड़ा बड़ा, पीपल का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इतना चौड़ा, है ना, दाढ़ी मूछ निकल रही है पेड़ की, इतने बड़े बड़े पेड़ इतने चिंदी से ऑर्गेनिज्म के साथ रख दे, गलतियां हैं गुरुजी, बहुत भारी गलतियां हैं। पहली चीज, पहली गलती ये है, ही केप्ट प्रोकैरियोटिक, या ही केप्ट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स टुगेदर।
दोनों अलग अलग होने चाहिए क्योंकि दोनों के फीचर ही अलग अलग हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में तो कई डिफरेंसेस जानते हैं हम। तो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया वगैरह जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनको रख दिया है हायर प्लांट्स के साथ। क्या ये कोई बहुत अच्छी बात कर दी है? नहीं गुरुजी, ये तो बहुत गंदी बात करी है, बहुत ही ज्यादा खराब बात करी है। ये इनकी पहली गलती थी जो कि बहुत बड़ी गलती नहीं है, इसके बाद तो इन्होंने बहुत भारी भरकम गलतियां करी। दूसरी बात इन्होंने क्या करी? ही केप्ट यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। भाई यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो है ये भी डिफरेंट होते हैं, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी अलग अलग रखो ना। इन्होंने उसको भी साथ रख दिया, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी साथ रख दिया। जैसे यहाँ पर देखिए, जो बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर है, जो क्राइजोफाइट है यूनिसेलुलर है, डायनोफ्लैगेला यूनिसेलुलर है, इनको बड़े बड़े पेड़ों के साथ रख दिया। क्या कोई बहुत अच्छी बात है? नहीं गुरुजी, बहुत खराब बात है, इससे समाज को अच्छा संदेश नहीं गया है। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर बैक्टीरिया लिख दो, इसको मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया, जैसे स्पाइरोगायरा के साथ रख दिया, बड़े बड़े ट्रीज के साथ रख दिया। तो ये बड़ी गंदी बात हुई, ये भी नहीं करना चाहिए था। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के साथ रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को साथ रख दिया। तीसरा और खतरनाक कांड किया इन्होंने क्या किया? ही केप्ट हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। जो खाना नहीं बना सकते और जो खाना बना सकते हैं दोनों को साथ रख दिया। हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। करेक्ट करेक्ट है सर, बात समझ में आ गई। हेटेरोट्रॉफिक जैसे जो अपना खाना नहीं बना सकते, जैसे फंगस फफूंदी क्या अपना खाना बना सकती है? नहीं बना सकती। और ऑटोट्रॉफिक में आ गए आपके प्लांट्स जो कि खुद का खाना खुद बना सकते हैं, पिगमेंट्स होते हैं इनके पास, बकायदा फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। तो इन्होंने ये गलती भी कर दी कि भाई हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक को साथ रख दिया। चौथी गलती जो इन्होंने करी वो तो बहुत भारी मिस्टेक थी, बहुत भारी मिस्टेक थी। लाइकन क्या कोई अलग से ऑर्गेनिज्म है या ये एसोसिएशन है? भाई लाइकन जो है इट इज एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। एल्गी को तो पहले से ही रखा हुआ है, फंगस को तो पहले से ही रखा हुआ है, तो इनकी एसोसिएशन को अलग से मेंशन करने की क्या जरूरत है? समझ गए मेरे भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम भागे भागे आ रहे हो, अरे भैया 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 मिले, हम दोनों भाई गले मिल गए। अब हमारी किसी ने फोटो खींच ली गले रखते हुए और डाल दिया सोशल मीडिया पे कि एक नया प्राणी मिला है जिसकी दो मुंडी है, चार हाथ है, चार पांव है। अरे मेरे भाई, वो एक नया प्राणी नहीं है, वो दो प्राणी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बस गले मिल रहे हैं। नया आदमी थोड़ी बन गया है, चार पैर वाला, चार हाथ वाला, दो मुंडी वाला, दो मूंछ वाला, चार लेंस वाला, अलग से कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर जो लाइकन है इसके जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं दैट इज एल्गी एंड फंगस, उनको तो पहले ही रखा हुआ है ना हमने प्लांट में ही, तो इसको अलग से मेंशन करने की जरूरत है? कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, ये तो एसोसिएशन है। तो गलती कर दी, यहाँ पर भारी मिस्टेक कर दिया। क्या हो गया यहाँ पर? केरला श्रीनिवास साहब ने कहा कि लाइकन भी हम लोग प्लेस करेंगे, बट लाइकन इज नॉट अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म, इट्स एन एसोसिएशन। लाइकन इज एन एसोसिएशन, है ना, whose contributors are already kept in planted, whose contributors are already kept in planted। प्लांट किंगडम में इनके कंट्रीब्यूटर्स पहले रखे हुए थे, चाहे एल्गी हो चाहे फंगस हो, दैट इज एल्गी प्लस फंगस, दोनों को यहीं पे रखा हुआ था किंगडम प्लांट के अंदर ही, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला जो इन्होंने काम किया उसमें तो खुद की बात बोल के ही वापस ले ली। इन्होंने कहा था कि भैया ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल पाई जा रही है, इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्लांट में रखेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज ये माइकोप्लाज्मा इसके साथ रहता है, बैक्टीरिया वगैरह के साथ रहता है, तो इसको यहीं पर फेंक दिया प्लांट में इनके साथ ही, बैक्टीरिया वगैरह के साथ ही, जबकि इसमें सेल वॉल होती नहीं है। तो ये गलती कर दी कि खुद के बनाए हुए क्राइटेरिया पे ही जो है हमला कर दिया कि मैं कह रहा हूं कि प्लांट वो जिसमें सेल वॉल है, माइकोप्लाज्मा देखते पिघल गए कि अरे तुम भी आ जाओ, तुम तो आ जाओ, तुम तो हमारे भाई हो। यस, ये गलती करी, भारी गलती करी, है ना, बाइसनेस दिखा दी माइकोप्लाज्मा के प्रति। तो इन्होंने क्या किया? माइकोप्लाज्मा was kept in plantae despite of lacking cell wall। सेल वॉल एब्सेंट होने के बावजूद भी क्या प्लांटे में रख दिया माइकोप्लाज्मा को? भारी गलती करी, बिल्कुल भारी गलती करी। यस यस मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई सबको? सब बातें समझ में आ गई। अगर 5 लाइन में बात खत्म करूं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ रखा, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को साथ रखा, खाना बनाने वाले बिना खाना बनाने वाले को साथ रखा, लाइकन को ऑर्गेनिज्म बोल दिया और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं थी तो भी प्लांटे में रख दिया। यानी प्रोकैरियोट यूकैरियोट, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक, लाइकन एंड माइकोप्लाज्मा, 5 इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स थे केरला श्रीनिवास साहब के सिस्टम के, जो कि हम लोगों ने यहां पर नोट कर लिए। इनको करेक्ट करने के लिए आप कर क्या सकते हो? यहां पर भी क्या हुआ, बहुत कम क्राइटेरिया लिए गए थे, इन्होंने सिर्फ सेल वॉल पर क्राइटेरिया लिया, क्या बहुत कम क्राइटेरिया लिए थे? यस, यानी अल्टीमेटली हमें थोड़ा ज्यादा क्राइटेरिया की जरूरत है फॉर बेटर सिस्टम, इसलिए हमें यहां पर ये लिख लेना चाहिए देयरफॉर अ नीड वाज फेल्ट, देयरफॉर अ नीड वाज फेल्ट टू यूज मोर क्राइटेरिया फॉर बेटर क्लासिफिकेशन। अगर आप ऑर्गेनिजम्स का बेटर क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो आपको और भी क्राइटेरिया यूज करने होंगे, जिससे कि आप अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में प्लेस कर पाएं और ये जो गलतियां हैं इनको करेक्ट कर पाएं। ये जो यहाँ पर गलतियां हुई हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को साथ रख दिया है, इसको हम लोग करेक्ट कर पाएं। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आई? इतनी बातें समझ लिखनी है, एक बार बता दीजिए। पूरा टू किंगडम सिस्टम में दोबारा रिवाइज करा देता हूं, पूरा टू किंगडम सिस्टम में दोबारा रिवाइज कराता हूं, यहां तक की बातें सबको समझ में आ रही है, एक बार झटपट बता दो ना इन द चैट सेक्शन। यस यस, बढ़िया, बहुत सही। हमने क्या बताया? लेट्स डू एन एक्टिव रिकॉल। हमने बताया कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, केरला श्रीनिवास साहब ने इनको दो किंगडम में प्लेस कर दिया। सबसे पहली किंगडम है किंगडम प्लांटे जिसमें सेल वॉल पाई जा रही है, दूसरी किंगडम है किंगडम एनिमिलिया जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही है। तो प्लांटे में इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को रखा, यू बैक्टीरिया को रखा, क्राइजोफाइट को रखा, डायनोफ्लैगेला को रखा, फंगस को रखा, एल्गी को रखा, ब्रायोफाइट को रखा, टेरिडोफाइट को रखा, जिम्नोस्पर्म को रखा, एंजियोस्पर्म को रखा, लाइकन को रखा, माइकोप्लाज्मा को रखा। एनिमल्स में इन्होंने प्रोटोजोआ को रखा, इंसेक्ट को रखा, मैमल्स को रखा, ह्यूमंस को रखा, गधे घोड़े कुत्ता बिल्ली सबको रख दिया। एनिमल्स जो बड़े बड़े साइज के आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, तो उन्हें एनिमल में रखा। ठीक है सर। अब गलतियां क्या हो गई केरला श्रीनिवास साहब से? पहली बात इन्होंने बहुत कम क्राइटेरिया दिए, सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे आप बता रहे हो कि कौन प्लांट कौन एनिमल, तो इट इज नॉट राइट, क्योंकि सेल वॉल भी तो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। फंगस में काइटिन की है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की है, जो हायर प्लांट में सेलुलोज की है, उसमें भी तो डिफरेंशिएट करो। तो इन्होंने बहुत कम क्राइटेरिया लिए, व्हिच इज अ बैड थिंग। इन्हें और क्राइटेरिया की आवश्यकता थी। फिर इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को साथ रख दिया, बैक्टीरिया को हायर प्लांट के साथ रख दिया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को साथ रख दिया, वही बैक्टीरिया को हायर प्लांट के साथ रख दिया, खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म को और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को साथ रख दिया, प्लांट को फंगस के साथ रख दिया, व्हिच इज नॉट राइट। लाइकन को रख दिया प्लांट में, लाइकन कोई अलग से ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। एंड मेरे भाई इन्होंने क्या किया? इन्होंने माइकोप्लाज्मा को भी प्लांट में रख दिया जिसमें सेल वॉल है ही नहीं, तो खुद के ऊपर भी इन्होंने बात कर लिया, व्हिच इज नॉट राइट। तो सारे डिमेरिट्स थे, इनको हमें वक्त के साथ क्या करना है? करेक्ट करते चले जाना है। तो अब हम कुछ और सिस्टम पढ़ेंगे, कुछ और सिस्टम पढ़ेंगे। अभी हम 3 और 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस स्लाइड एंड आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कॉपी कर लेते हैं स्लाइड को और ये सारी की सारी जो बातें हैं ये हम लोग मिटा लेते हैं। यस करेक्ट। 2 किंगडम सिस्टम की जगह हम लोग लिखेंगे 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या हम लोग साथ लिख सकते हैं 3 एंड 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 एंड 4
किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीवाईक्यूज में सवाल इनसे पूछे गए हैं, इसलिए हम एक बार देख लेते हैं, मोटा मोटा समझ लेते हैं कि थ्री किंगडम सिस्टम और फोर किंगडम सिस्टम आखिर है क्या। आराम से सुनिए। थ्री किंगडम सिस्टम जो है, इसमें क्या हुआ, थ्री किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय हैकल, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैकल। हैकल साहब ने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी एंड ही इंट्रोड्यूस्ड व्हिच किंगडम, ही इंट्रोड्यूस्ड प्रोटिस्टा किंगडम। इन्होंने एक किंगडम दी जिसका नाम था प्रोटिस्टा। तो प्लांट और एनिमल के अलावा हमारे पास एक और किंगडम है जिसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा। ठीक है, इन्होंने प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस कर दी। और प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है वो आपके प्रोटिस्टा में आ गए थे। तो प्रोटिस्टा में क्या थे, इट कंटेन्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में आ गए। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया भाई, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया, ये भी हमें देख लेना है। फोर किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय, फोर किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, कोपलैंड। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोपलैंड। तो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड एंड ही इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया क्या, ही इंट्रोड्यूस्ड किंगडम मोनेरा। इन्होंने एक किंगडम दी जिसका नाम क्या था, मोनेरा था। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। सर बात समझ में आ गई, बात चमक उठी। और मोनेरा जो है इसमें बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, यानी दुनिया के जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे ये यहाँ मोनेरा में देखने को मिल रहे थे, बिल्कुल देखने को मिल रहे थे। इट कंटेन्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट करेक्ट, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे। मेरा समस्त जाति समाज से एक सवाल है जिसको मैं नोट बना के यहाँ पे लिख भी दूंगा। अगर हम पढ़ाई करते हैं किंगडम की तो हम सबसे पहले कौन सी किंगडम पढ़ते हैं, क्या हम हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, यानी क्या हम पहले मोनेरा पढ़ते हैं, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगस, फिर प्लांट, फिर एनिमल, क्या हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं? यस सर। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पहले इंट्रोडक्शन किस चीज का हुआ, कौन सी किंगडम पहले आई, तो सबसे पहले प्लांट और एनिमल आई थी, साथ साथ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तीसरी जो किंगडम आई वो प्रोटिस्टा आई। सो प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर मोनेरा। जब तीन किंगडम थी तो हमारे पास था प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। उसके बाद चार किंगडम आई, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। मोनेरा बाद में आई, प्रोटिस्टा पहले आई। आप कह सकते हैं प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर मोनेरा, वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर मोनेरा। क्या ये बात सभी को चमकी? एकदम चमक जानी चाहिए कि मोनेरा से पहले प्रोटिस्टा आई थी। ये सीक्वेंस है एक, करेक्ट। जबकि हम पढ़ते हैं मोनेरा को पहले हैं क्योंकि सिंपल है वो, लेकिन आई कौन सी पहले, प्रोटिस्टा पहले आई थी। अगर कोई पूछ ले ट्रिकी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक और नोट बना सकते हो आप, और नोट बना के लिख सकते हो मेरे दोस्त, कि कोई भी सिस्टम आप उठा लो, टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम, आगे बढ़ेंगे फाइव किंगडम सिस्टम, एनी सिस्टम, कौन सी ऐसी दो किंगडम्स हैं जो कांस्टेंट रही हैं, जिनको आप हिला ही नहीं सकते? कौन सी ऐसी किंगडम है जिसको आप छेड़ ही नहीं सकते, जो कांस्टेंट रहेंगी? क्या प्लांट और किंगडम और एनिमल किंगडम हमेशा कांस्टेंट रही है? सर बिल्कुल कांस्टेंट रही है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में तो पहली बार बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। आप अपने आसपास देखो, आपको प्लांट और एनिमल सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। कोई सड़ी हुई चीज पे आपने फफूंदी देखी होगी, बहुत कम देखी होगी, लेकिन एनिमल प्लांट आप डेली देखते हो। बैक्टीरिया हो सकता है आपने देखा ही ना आज तक कि कैसा दिखाई देता है, टीवी में देखा, एड में देखा, या अगर आपकी लैब बहुत ज्यादा हाईटेक है तो आपने शायद कभी लैब में देखा। बाकी हो सकता है आपने किताबों में देखा, ऐसा आपने कभी एनकाउंटर ना किया, कभी बैक्टीरियल कॉलोनी ना देखी। प्लांट और एनिमल हमारे आसपास बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। पहली बात तो इनकी अबंडेंस बहुत ज्यादा है, इनका नंबर बहुत ज्यादा है, एंड सेकंडली दे आर इजी टू आइडेंटिफाई। क्या प्लांट को देखकर बोला है क्या खूबसूरत आदमी है यार, देखो हरे कलर के कर्ली बाल है भाई, अरे भैया पेड़ है वो। या किसी आदमी को देखा है कि भैया देखो कितना बढ़िया पेड़ चल रहा है ना, सीने का जॉन सीना बना के, अरे नहीं भाई वो आदमी है, हमें पता है, हम उसको पेड़ नहीं कहेंगे। कोई पेड़ है हमें पता है, हम उसे जानवर या आदमी नहीं कहेंगे। इतनी बुद्धि सब में है कि पेड़ को और आदमी को देखकर डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन प्लांट है कौन एनिमल। पहली बात, दे आर इजी टू स्टडी एंड सेकंडली दे आर वेरी वेरी डाइवर्स। हमारे आसपास खूब पाए जा रहे हैं, अबंडेंस बहुत है, इसलिए प्लांट और एनिमल के तो टक्कर का कोई हमें किंगडम देखने को मिला ही नहीं है। तो हमने क्या कहा, इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिमेन्ड सेम, रिमेन्ड सेम या रिमेन्ड कांस्टेंट, ऐसा लिख लो कि दुनिया का कोई सिस्टम उठा लो भैया, ये तो आपको कांस्टेंट देखने को ही मिलेंगे। कौन से? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। एंड मेरे भाई यहाँ पर ये कांस्टेंट क्यों है? सिंस दे आर मोस्ट अबंडेंट, प्लांट और एनिमल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सिंस दे आर मोस्ट अबंडेंट, एंड सेकंडली सिंस दे आर इजी टू लर्न। प्लांट को देखकर हम बता देंगे कि प्लांट है। घास को देखकर कभी किसी ने कहा है वाह क्या कबूतर बैठा है हरे कलर का, भाई पता है घास है। डोरा की तरह बुद्धिहीन थोड़ी हम कि आपके सामने कुछ है और पता ही नहीं लगेगा कि क्या बैठा है ना, ऐसा नहीं है। तो हम लोग बहुत जीनियस आदमी हैं, प्लांट और एनिमल में फर्क जानते हैं, इतना ही बहुत है हमारे जीवन में इंटेलिजेंट घोषित होने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने बताया थ्री किंगडम सिस्टम में प्लांट और एनिमल के बाद आया मिस्टर प्रोटिस्टा एंड ये दिया हैकल साहब ने सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम में प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा के बाद आया मोनेरा, जो कि दिया कोपलैंड साहब ने। मेरे भाई डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम में, अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम में बाकी सारी चीजें नहीं ऐड होती रही, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम कांस्टेंट रहे, क्योंकि पहली बात तो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, तो इनकी कैटेगरी तो अलग से बननी चाहिए एंड दे आर इजी टू डिफरेंशिएट। बहुत कम ऐसे प्लांट हैं जिनको देख करके, है ना, आप कंफ्यूज हो जाओ कि पेड़ है कि क्या है, अदरवाइज ऑलमोस्ट आप सारे बता दो, है ना। कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। यस यस गुरुजी, ये हमें पता लग गया है, बहुत प्यारे तरीके से हमने चीजों को डिकोड कर लिया है। यहां तक की बातें सबको समझ में आई है, तो हम लोग हमारे प्राइम टॉपिक की ओर बढ़ सकते हैं। द टॉपिक ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे होंगे। दैट इज बेसिकली द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हम क्राइटेरिया देखेंगे कि आपके आर के सामने क्राइटेरिया कैसे यूज किए, फिर हम देखेंगे कि वो पांचों किंगडम है कौन कौन सी, एंड देन वी विल मूव अहेड। उसके बाद हम सिक्स किंगडम सिस्टम की तरफ भी बढ़ जाएंगे अगर आज हमारे पास टाइम रहा तो, अदरवाइज उसको फिर हम कल कर लेंगे। ठीक है ठीक है, ग्रूट का नाम लिख रहे हैं, एग्जैक्टली चलता फिरता पेड़ है भाई, पेड़ भी क्या है, कटा हुआ पेड़ है, है ना, वहां कंफ्यूज हो सकते हो। डोरा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है ना, मूर्ति बना दे सोसाइटी के बाहर डोरा की। हम भी पूछेंगे फिर, बताओ मेरे पीछे क्या है, अरे ये तो डोरा की मूर्ति है। मैं तुमने बहुत परेशान किया है पूछ पूछ के कि हमारे पीछे क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, उसकी मूर्ति से बदला लेंगे अब हम, डोरा दी एक्सप्लोरर की मूर्ति बनवाएंगे। सोसाइटी में एंट्री होते ही पता लग जाए कि कोई तो है, अलग मूर्ति बनी हुई है ना। आइए यहाँ बात कर लेते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। पांच किंगडम्स इन्होंने कौन कौन सी दी, देखो चार का नाम तो हमें पता ही है, हमें तो बस फिफ्थ किंगडम के बारे में जानना है कि नई किंगडम कौन सी आ गई है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो स्कीम है, शाही स्कीम फाइव किंगडम वाली, ये दी किसने? इट वाज गिवन बाय आर एच विटटेकर, आर एच विटटेकर, अंडरटेकर का भाई है विटटेकर,
1969 में इन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जहां ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया बढ़िया तरीके से। कौन कौन सी 5 किंगडम थी गुरुजी बता दो ना, अभी बता देता हूं आराम से। देखिए व्हाट वर द 5 किंगडम्स जो कि दी थी आपके आर एच विटेकर साहब ने। पहले देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या कहते हैं। तो 5 ही किंगडम के बारे में इन्होंने बताया और 5 ही इन्होंने क्राइटेरिया लिए थे। 5 अलग अलग चीजों को क्राइटेरिया मानकर आधार मान के इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। एंड व्हाट वर दोस क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, सबसे पहला क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आउट ऑफ ऑल 5 सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई एक मार्क करना हो तो वो जो क्राइटेरिया है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कोई ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है कि नहीं, बनाता है तो कैसे बनाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज रिप्रोडक्शन कि उसके रिप्रोडक्शन की क्या-क्या स्कीम्स हैं, क्या वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। या मेरे भाई पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सुना हुआ है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन सुना हुआ है। ये शब्द कहीं देखे लगता है क्या, यस गुरुजी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को आप कह रहे थे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और आपने बताया था कि ये सिस्टमैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई दो ऑर्गेनिजम्स सेम पूर्वज से बने हैं तो उनमें सिमिलरिटीज भी होंगी, ये बात भी आपने बताई थी सर सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन बताते टाइम। ये वही वाली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, ये वही वाली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है जो कि क्लासिफिकेशन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली सेम चीज है, करेक्ट करेक्ट। आई सेल स्ट्रक्चर में क्या हुआ, सेल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, या तो प्रोकैरियोटिक हो सकता है या यूकैरियोटिक हो सकता है, प्रोकैरियोटिक हो सकता है या यूकैरियोटिक हो सकता है, करेक्ट एकदम करेक्ट। अर्थात कुछ ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक है और कुछ यूकैरियोटिक है, बीच में मैंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। क्या ये महारत है हमारी, क्या ये महारत है आर एच विटेकर साहब की, करेक्ट। क्योंकि यहां देखिए इट वाज डीमेरिट कि भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ रख दिया, आर एच विटेकर ने सारी कमजोरियों को ही हथियार बना लिया, इन्हीं पे काम किया। तो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या हुआ, विटेकर सेपरेटेड प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, विटेकर सेपरेटेड प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों का सेल स्ट्रक्चर अलग है। प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, तो क्या उसको अलग रखना चाहिए था, यूकैरियोट से बिल्कुल अलग रखना चाहिए था, कर दिया हमने अलग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल की बनी है या बहुत ज्यादा सेल की बनी है, करेक्ट। तो हमने यहां पर क्या किया, यानी विटेकर साहब ने यहां पर क्या किया, ही सेपरेटेड यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये भी इन्होंने अलग कर दिया। ही सेपरेटेड यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी दूसरी जो डिमेरिट थी ये भी करेक्ट कर दी भैया। दूसरी जो डिमेरिट थी, पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट साथ रखे होते हैं किंगडम सिस्टम में, इन्हें भी अलग कर दिया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर साथ रखे होते हैं, इन्हें भी अलग कर दिया। तीसरा मेरे भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो खाना बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक और जो खाना नहीं बनाते हैं हेटरोट्रॉफिक, इनको भी अलग कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, विटेकर सेपरेटेड ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। क्या ये प्रॉब्लम भी करेक्ट कर दी कैरोलस लिनियस साहब की। तीसरी प्रॉब्लम भी करेक्ट कर दी, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स को अलग अलग कर दिया गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ठीक है। चौथा रिप्रोडक्शन, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं दे कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो, ऑर्गेनिजम्स मे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली, करेक्ट करेक्ट। और ये तो आपका बेस्ट क्राइटेरिया है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से बढ़िया तो क्या है। अगर एक ही पूर्वज से 4 बच्चे बने हैं तो वो चारों बच्चे क्या सिमिलर होंगे, बिल्कुल भैया, क्योंकि पूर्वज ही सेम है। समझ लो ये पूर्वज है, इससे 2 बच्चे बने, क्या इन दोनों में सिमिलरिटी होंगी, एक ही पूर्वज से आए हैं तो इसी से सारी इंफॉर्मेशन आई है इन दोनों में, तो आपस में भी सिमिलर होंगे, पूर्वज से भी सिमिलर होंगे। फिर इनके बच्चे भाई इसका इंफॉर्मेशन इसमें गया, इसका इंफॉर्मेशन आगे गया, तो सब सिमिलर होंगे, मिलते जुलते होंगे, बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, यस। तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिला, इट इज द बेस्ट क्राइटेरिया, करेक्ट। यानी हमने क्या किया, कई सारी प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिल रही थी कैरोलस लिनियस आपके सिस्टम में या 3 किंगडम 4 किंगडम सिस्टम में, वो सारी हमने करेक्ट कर दी है बढ़िया तरीके से। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से हमने चीजों को क्रैक कर लिया। इन पांचों में से बेस्ट अगर आपको क्राइटेरिया कभी भी चुनना हो तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द बेस्ट क्राइटेरिया। पांचों में से सबसे बेस्ट क्राइटेरिया आपका ये माना जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर बात समझ में आ गई, सर बात समझ में आ गई। अब अगर हम लोग एक बार इन पांचों के पांचों क्राइटेरिया के बेसिस पे किंगडम्स का नाम लिख लें तो किंगडम कौन सी होगी, व्हाट आर द 5 किंगडम्स, व्हाट आर द 5 किंगडम्स जो कि आपको देखने को मिलती हैं अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। गुरुजी हमारे पास मोनेरा है सबसे सिंपल जो कि कोपलैंड साहब ने दी, हमारे पास प्रोटिस्टा है जो कि हेकल साहब ने दी, हमारे पास अब आ जाएगी फंजाई जो हमारे पास पहले नहीं थी, यानी क्या ये विटेकर साहब ने दी, बिल्कुल। प्लांटे और एनिमेलिया हमारे पास पहले से थी, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ही दे दी गई थी, दैट इज कैरोलस लिनियस साहब ने ही दे दी थी। तो हमारे पास नई कौन सी चीज आई है, नई कौन सी आपकी किंगडम आई है, फंगस हमारे पास आई है, इट वाज गिवन बाय विटेकर। क्या पहली बार विटेकर साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया, यस गुरुजी विटेकर साहब ने इसको इंट्रोड्यूस कर डाला। ये बात हमें चमक उठी है, ये बात हमें समझ में आ गई है, क्या आ गई है गुरुजी, सर ये बात हमें समझ में आ गई है। क्योंकि प्लांट और एनिमल तो हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से ही थे। दूसरा हमें मोनेरा मिल गई थी, आपकी कोपलैंड साहब ने दी थी, प्रोटिस्टा मिल गई थी, हेकल साहब ने दी थी, ये वाली हमने पहली बार सुनी है। यानी ये जो है आपका विटेकर साहब द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किंगडम है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। अब देखो मेरे भाई, अगर इतना लिख लिया तो एक बार तारा का दो सेक्शन। अभी मैं आपको एक बहुत खतरनाक चीज दिखाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन ऑल द 5 किंगडम्स, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एक सीक्वेंस में, जिससे कि आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट एक बार में ही समझ में आ जाए। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, टेबल एनसीईआरटी में उस टेबल को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ, ठीक है, यस। एरिस्टोटल ने किंगडम शब्द इस्तेमाल नहीं किया, भूल मत जाना कभी। पहली बार किंगडम 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस साहब ने। जो आपके एरिस्टोटल थे, फादर ऑफ बायोलॉजी जो थे, उन्होंने सिर्फ प्लांट को हर श्रब ट्री में डिवाइड किया, एनिमल को एनिमल में डिवाइड किया, किंगडम शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो 2 किंगडम सिस्टम अगर कोई पूछे तो ये नहीं कि सर प्लांट और एनिमल तो एरिस्टोटल ने बताया, उन्होंने किंगडम नहीं बोला उन्हें। तो किंगडम टर्म वाज यूज्ड फर्स्टली बाय कैरोलस लिनियस इस प्रोस्पेक्ट में, करेक्ट करेक्ट सर। अब हम क्या करते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, आओ भैया देख लेते हैं क्या हो रहा है। यस आइए लेट्स चेक व्हाट इज दिस। आइए मैं कह रहा हूं हमारे पास एक ऐसी डंडी है ना, जिसपे हमने 5 अलग अलग और छोटी छोटी डंडियां बना रखी हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल, ठीक है। तो हम यहां पर इसी तरह से बना लेते हैं। हम कह रहे हैं ये है आपकी किंगडम मोनेरा, हम कह रहे हैं ये है किंगडम प्रोटिस्टा, हम कह रहे हैं ये है किंगडम फंजाई, हम कह रहे हैं ये है किंगडम प्लांटे, और हम कह रहे हैं ये है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। हम नाम लिख देते हैं बकायदा इनका, एंड देन एक एक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने क्या कहा, ये है किंगडम मोनेरा, ये है किंगडम प्रोटिस्टा, ये है किंगडम फंजाई फंगी, ये है किंगडम प्लांटे, और ये है किंगडम एनिमेलिया। पूरे पेज पे आप डायग्राम बना सकते हो। इनके मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स मैं आपको बता देता हूं, आराम से देखें।
मैंने सबसे पहली बात क्या कही गुरुजी, आपने सबसे पहली बात कही कि जो आपके आरएच विटेकर साहब हैं, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट कर दिया। अर्थात मोनेरा जो है ये इकलौता ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक है। क्या प्रोकैरियोट्स सिर्फ यहां देखने को मिल रहे हैं, कहीं और भी देखने को मिल रहे हैं? सर दुनिया के सारे प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से अलग कर दिया, यानी प्रोकैरियोट्स यहां रख दिए मोनेरा में और यूकैरियोट बाकी सब में, यानी प्रोकैरियोट्स की अलग से कैटेगरी बना दी। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट डिफरेंट हो गए, बिल्कुल डिफरेंट हो गए। तो प्रोकैरियोट यहां आ जाएंगे किंगडम मोनेरा में, एंड बाकी सब में क्या चले जाएंगे, यूकैरियोट चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे गुरुजी, कोई दिक्कत परेशानी से नहीं है। बाकी सब में क्या चले जाएंगे, यूकैरियोट चले जाएंगे, एकदम यूकैरियोट चले जाएंगे, एकदम यूकैरियोट चले जाएंगे, नो इश्यूज एट ऑल। यूकैरियोट यहां गए, यहां गए, यहां गए, मानते हो? यानी क्या दुनिया के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर दिया गया है यूकैरियोट से। पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, टू किंगडम सिस्टम में आपके प्रोकैरियोट यूकैरियोट साथ बैठे हुए थे एक कैटेगरी में। अब प्रोकैरियोट को तुम एक अलग कैटेगरी बना लो, यूकैरियोट को अलग छोड़ दो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने कहा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर साथ थे टू किंगडम सिस्टम में, यहां यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग अलग कर दिया, जैसे कि प्रोकैरियोट्स सारे यूनिसेलुलर होते हैं, तो दे आर यूनिसेलुलर। जो प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर है वो यहां, जो यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर है वो यहां, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स यहां रख दिए। इसके बाद अगर आप देखोगे फंगस, एक आधा कोई एक्सेप्शन है ईस्ट वगैरह जो कि यूनिसेलुलर होता है, अदरवाइज मोस्टली मल्टीसेलुलर, मोस्टली मल्टीसेलुलर। प्लांट जो है इनमें भी आपका एक आधा कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लोअर प्लांट, अदरवाइज मोस्टली मल्टीसेलुलर। और एनिमल जो है ये भी आपके मल्टीसेलुलर देखने को मिलेंगे, ये तो सारे ही मल्टीसेलुलर होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ये आपके मल्टीसेलुलर हो जाएंगे, हो जाएंगे। यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर वाला कर दिया। हां सर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट यहां, यूनिसेलुलर यूकैरियोट यहां, बाकी सारे मल्टीसेलुलर हो जाएंगे सर, आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल प्यार से हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये खाना बनाएंगे नहीं, तीसरा क्राइटेरिया क्या था भैया आपके, यहां पर सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने मोनेरा को प्रोकैरियोट घोषित कर दिया, बाकी सारे यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट, बाकी सारे मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, गौर से देखिए यहां पर मोनेरा जो है ये क्या हो जाएंगे, दे आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक, कुछ अपना खाना बना सकते हैं, कुछ अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अपना खाना नहीं बना सकते, दे आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा में दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हो हेटेरोट्रॉफिक प्लस ऑटोट्रॉफिक, करेक्ट, हेटेरोट्रॉफिक प्लस ऑटोट्रॉफिक। फंगस जो है दे आर हेटेरोट्रॉफिक, फफूंदी खुद का खाना नहीं बना सकती, इसलिए सड़े गले मरे मैटर पे ग्रो करती है, दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। यहां पर प्लांट जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ये खुद का खाना खुद बना लेते हैं। एंड मेरे भाई एनिमल यानी हम लोग अपनी बॉडी में खाना नहीं बना सकते, तो हम भी क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक हो जाएंगे। क्या ये भी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई सर? ये भी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई, कोई टेंशन दिक्कत परेशानी है नहीं, कोई दंगा पंगा है नहीं, करेक्ट करेक्ट। चौथी इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या बताई, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी है, लेकिन एक चीज जो कि कैरोलस लिनियस साहब ने थोड़ी सी गलत कर दी थी। क्या उन्होंने सिर्फ एक क्राइटेरिया लिया, सेल वॉल पाई जा रही है नहीं। क्या सेल वॉल पाया जाना या ना पाया जाना बात है? क्या सेल वॉल अलग अलग टाइप की नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, हम तो डेप्थ में घुसेंगे भाई। जैसे मोनेरा जो है इसमें आप देखें तो सेल वॉल किसकी होती है, सेल वॉल अगर आप देखें तो किसकी होती है, यू बैक्टीरिया में किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। यस गुरुजी ये होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। एंड मेरे भाई अगर आप बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया में, तो आर्की बैक्टीरिया में किसकी होती है, आर्की बैक्टीरिया में होती है सूडोम्यूरिन की। सर ये बात जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में सेल वॉल पढ़ रहे थे तो आपने बताई थी। अगर आप प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो यहाँ पे सेल वॉल कुछ में पाई भी जाती है, कुछ में नहीं भी पाई जाती, तो सेल वॉल प्रेजेंट इन सम ऐसा लिख सकते हैं, कुछ में है कुछ में नहीं। फंगस में अगर आप देखो तो किसकी सेल वॉल पाई जाएगी, खुद बताइए। क्या कोई अलग से केमिकल है? सर बिल्कुल अलग से केमिकल है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं सेल वॉल ऑफ काइटिन, सेल वॉल ऑफ काइटिन, करेक्ट करेक्ट सर। एंड मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो प्लांट में सेल वॉल किसकी होगी, प्लांट में सेल वॉल किसकी पाई जाती है, सेल्यूलोज की पाई जाती है। आप कहेंगे सेल्यूलोजिक सेल वॉल, चाहे प्लांट कैसा भी हो, छोटे लेवल का बड़े लेवल का, सेल्यूलोज तो कम से कम सब में होगा ही होगा, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। और एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो आप कह सकते हैं सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, करेक्ट है सर। ये चार बातें तो हमें दुनिया की सारी किंगडम के बारे में समझ में आ गई कि पांचों किंगडम में अगर आप देखें तो प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा में होंगे, बाकी सब में यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है और प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा, एक ही सेल है और यूकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा। आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फंगस में, प्लांट में और एनिमल में देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें खाना बनाने की फितरत की, तो मोनेरा ज्यादातर अपना खाना खुद नहीं बना सकते, प्रोटिस्टा में कुछ खाना बना लेंगे कुछ नहीं बना पाएंगे, बीच का मामला चलता है। फंगस खाना नहीं बना सकते, एनिमल खाना नहीं बना सकते, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो खाना खुद बनाते हैं। सेल वॉल की अगर बात करें तो यू बैक्टीरिया में आपकी पेप्टिडोग्लाइकन, आर्की बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन, प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो कुछ में सेल वॉल होगी कुछ में नहीं होगी। फंगस में काइटिन की सेल वॉल, प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल, एनिमल में सेल वॉल है नहीं। ये सारे कैरेक्टर में पता लग गए। दिस इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटेकर, आर एच विटेकर। यहां तक की बात समझ में आई और डिटेल में समझ में आएंगी, क्योंकि हमारे पास खाली टेबल है, इसको हम भरेंगे अपने हाथों से, तो आप मेरे साथ साथ भी ड्रॉ कर सकते हो तो और डिटेल में चीजें समझ में आएंगी। पर जब फंडामेंटल लेवल पे चार डिफरेंसेस आपको दुनिया के किंगडम के बारे में पता लग गए, फिर आप देखिए ये वाला पार्ट आप जूलॉजी में पढ़ेंगे, ये चार किंगडम हमारे खाते में आती है। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा, तो चार पांच बातें हमें पहले से पता है सर। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, चार पांच बातें पहले से पता है सर। फिर फंगस स्टार्ट करेंगे, अगले चैप्टर में प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। क्या हर किंगडम के बारे में कुछ बातें हम पहले से जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर, कोई टेंशन है नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, करेक्ट करेक्ट गुरुजी। इतनी बातें हमें पता लग गई, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। ठीक है, कुछ और बातें आपके साथ मैं साझा कर लेता हूं, कुछ और बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, उनको भी नोट डाउन कर लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ये स्लाइड ऑलरेडी कॉपी है तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस, आराम से देखिए। क्या ऑर्गेनिजम्स की जगह, क्या ऑर्गेनिज्म की किंगडम्स बदलती रही हैं वक्त के साथ? क्या ऑर्गेनिज्म की किंगडम बदलती रही है वक्त के साथ? समझ लीजिए इसको, देखो एक ऑर्गेनिज्म पकड़ते हैं, हमने कहा ये है बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। टू किंगडम सिस्टम के हिसाब से यू बैक्टीरिया क्या प्लांट है? क्या आज के दिन में प्लांट है? नहीं गुरुजी, मोनेरा में फेंक दिया। राइजोफाइट टू किंगडम सिस्टम के हिसाब से प्लांट है। आज के दिन में क्या किया? उठा के सर प्रोटिस्टा में फेंक दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। गुरुजी फंगस टू किंगडम सिस्टम के हिसाब से क्या प्लांट है? आज के दिन में क्या किया? उठा के किंगडम में फेंक दिया, फंगस में फेंक दिया। गुरुजी माइकोप्लाज्मा टू किंगडम सिस्टम के हिसाब से प्लांट है। आज के दिन में उठा के प्रोकैरियोट में फेंका हुआ है, मोनेरा में फेंका हुआ है। गुरुजी प्रोटोजोआ टू किंगडम सिस्टम के हिसाब से एनिमल था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, आज के दिन में उठा के प्रोटिस्टा में फेंका हुआ है, सब फेंका हुआ है। अर्थात ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी किंगडम चेंज हो सकती है, क्यों? डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया। जैसे समझ लो मेरी क्राइटेरिया मैं खुद तैयार करूंगा, मैं अपनी खुद की किंगडम बना रहा हूं, होमो बकेटियन, तो क्या उसमें सारे के सारे मेरे भाई आ जाएंगे मेरे साथ? यस गुरुजी, आराम से आ जाएंगे, क्योंकि हम सबके कैरेक्टर मिलते जुलते हैं, हम अपना अलग ही समाज बना लेंगे। तो आज के दिन में तुम एनिमेलिया में हो, लेकिन क्या हम फिर होमो बकेटियन में चले जाएंगे, बकेटिया में हो जाएंगे, एनिमेलिया की जगह? हाँ गुरुजी, अगर मैं क्राइटेरिया चेंज कर दूं तो हमारी किंगडम भी शिफ्ट हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया चीजें बदलती रहती हैं, चीजें चेंज होती रहती हैं। यस गुरुजी, यस गुरुजी। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्राइटेरिया,
द किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स या द कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन चेंज, द कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन चेंज, ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी चेंज हो सकती है। एग्जांपल, बैक्टीरिया पहले किसमें था? बैक्टीरिया वाज अर्लियर अ प्लांट, वाज अर्लियर अ प्लांट, बट इट इज नाउ इन मोनेरा, इट इज नाउ इन मोनेरा। ये क्या हो गया है? एक मोनेरन हो गया है, यानी अब ये मोनेरा किंगडम में बिलोंग करता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। इसी का एक और स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूं भाई, एनसीईआरटी का एग्जांपल देता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत प्यारा एग्जांपल है और आपके पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में पूछा जाता है, आराम से सुनिएगा। आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। जैसे कि आपका एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा और एक ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। बताइए जो अमीबा और पैरामीशियम है, इनमें सेल वॉल पाई जाती है कि नहीं? सर अमीबा जो है ये तो सूडोपोडिया बनाता है गुरुजी, लचीला सा होता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है, तो क्या यहां सेल वॉल होगी? रिजिड सेल वॉल होगी? नहीं गुरुजी, ये तो सेल वॉल एब्सेंट लेकर के बैठा है, सेल वॉल इसमें नहीं है। अगर सेल वॉल इसमें नहीं है तो ये कौन सी किंगडम में पाया जाएगा? एनिमलिया में कि प्लांटी में? प्लांटी में पाया जाएगा कि एनिमलिया में? बता दो ना सर, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल लाइक बिहेवियर है, देयरफॉर इट वाज अर्लियर एन एनिमल, इट वाज अर्लियर एन एनिमल, इट वाज अर्लियर एन एनिमल, ये एनिमल था। करेक्ट। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है गौर से देखिए, कुछ और ऑर्गेनिज्म थे जैसे क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास। अब ये जो क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास हैं, क्या इनमें सेल वॉल है? इनमें सेल वॉल है गुरुजी, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। अगर सेल वॉल पाई जा रही है तो आप कह सकते हैं देयरफॉर इट वाज अर्लियर इन प्लांटे, इट वाज अर्लियर इन प्लांटे। क्या ये दोनों के दोनों पहले प्लांट में थे? प्लांट में। तो ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम, ये पहले एनिमेलिया में थे एंड अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास दोनों प्लांटे में थे। आज के दिन में दोनों कहां जाएंगे खुद बताइए? आज के दिन में दोनों के दोनों कहां जाएंगे? इन दोनों को आज के दिन में कहां डालेंगे खुद बताइए? नाउ ऑल फोर ऑर्गेनिजम्स आर इन, नाउ ऑल फोर ऑफ देम आर इन प्रोटिस्टा। क्या इन्हें प्रोटिस्टा में रखेंगे? क्यों? क्योंकि सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक सेल हैं इनमें, सिंस ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इन नेचर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इन नेचर। चारों के चारों प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो क्या किंगडम चेंज हो गई? बिल्कुल। एनिमल से उठ के प्रोटिस्टा में आ गए, प्लांट से उठ के प्रोटिस्टा में आ गए, किंगडम चेंज हो गई है और आगे भविष्य में और चेंज हो सकती है, आगे भविष्य में और चेंज हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि कल को भाई कोई नया साइंटिस्ट आए, नया क्राइटेरिया लेकर के मैं तो 10 किंगडम बनाऊंगा, 5 से मैं नहीं भरा, 10 किंगडम बनाऊंगा भाई। तो क्या कुछ ऑर्गेनिजम्स आज जो 5 किंगडम में उठ के नई किंगडम में जाना स्टार्ट कर देंगे? क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज होगा तो कोई छठी किंगडम में जाएगा, कोई सातवीं में, कोई आठवीं में, कोई नौवीं में, कोई 10वीं में, किसी का तो सिस्टम मिलेगा। यस गुरुजी, करेक्ट करेक्ट सर, बात समझ में आ गई, बात चमक उठी है। इतनी बातें मेरे सारे भाइयों को समझ में आ गई हैं। एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन। दिस इज योर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस पे अभी हम एक टेबल को फिल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से। करेक्ट। एंड देन आफ्टर हम लोग 6 किंगडम सिस्टम को अगर टाइम रहेगा तो आज करेंगे, वरना कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए ये सारी बातें आप देख सकते हैं, मतलब यहां लिख लीजिए सिंपल मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमलिया एंड यहां पे कैरेक्टर्स। सेल टाइप, सिर्फ मोनेरा में क्या प्रोकैरियोटिक सेल होंगे? बाकी दुनिया में हर किंगडम में यूकैरियोटिक सेल होंगे। हां के ना? पहली चीज मुझे एनसीईआरटी की सीधी सीधी याद हो जाती है, या सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, बाकी सब में यूकैरियोटिक होंगे? हां के ना? खुद बताइए सर। सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो आपका एकदम जीरो लेवल का पॉइंट था, बात समझ में आ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ प्रोकैरियोट में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। क्या ये पॉइंट भी सीधा सीधा क्रैक हो जाता है? आराम से हो जाता है सर। सिर्फ प्रोकैरियोट में यानी मोनेरा में एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सब में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। एकदम होगा गुरुजी, बात समझ उठी, बात समझ में आ गई। यानी हमने 10 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं, 5 यहां 5 यहां, 10 पॉइंट सीधे सीधे लॉजिक से आज तक जो सीखा हुआ है उसी से हमने काउंटर कर लिया। मेरी बात को गौर से सुनना मेरे मुन्ना, मेरी बात को गौर से सुनना। सेल वॉल कैसी कैसी है? अगर मैं यहाँ पे यू बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, अगर मैं स्टैंडर्ड बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए आपकी सेल वॉल कैसी होगी? पेप्टिडोग्लाइकैन की बनेगी। यस गुरुजी, पेप्टिडोग्लाइकैन की बनेगी। और पेप्टिडोग्लाइकैन के नाम में घुस जाएगा, हम खोपड़ी पे सरसों का तेल लगा के घुस जाते हैं गुरुजी। पेप्टिडो यानी पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? अमीनो एसिड के बीच में बनता है, तो पेप्टिडो मतलब रिलेटेड टू अमीनो एसिड, यानी ये जो बॉन्ड बनेंगे अमीनो एसिड के बीच में बनेंगे। यस गुरुजी बिल्कुल बनेंगे। पेप्टिडो वर्ड जो है कहां से आया? अमीनो एसिड से आ गया, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख ले रहा हूं, आप अच्छे से बना लेना कॉपी में। या अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे यहाँ पर, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। एंड ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब मैंने आपको बचपन से ही जब से बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किया है आपको, या तब से मैंने ग्लाइको का एक ही मतलब बताया, दैट इज शुगर। यस, चाहे मैं भाई ग्लाइको लिपिड पढ़ाते टाइम बता रहा हूं, चाहे ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ाते बता रहा हूं, चाहे ग्लाइको प्रोटीन पढ़ाते हुए बता रहा हूं, चाहे ग्लाइको कैलिक्स पढ़ाते हुए बता रहा हूं, चाहे ग्लाइकोजन पढ़ाते हुए बता रहा हूं, मैंने हमेशा ग्लाइको का मतलब शुगर यानी पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट बताया है, तो यहाँ पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। यानी क्या कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड की मिलकर बनती है यू बैक्टीरिया की सेल वॉल। गुरुजी नाम से ही फाड़ दिया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रोटिस्टा में जैसा मैंने बताया कि सेल वॉल कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी, तो प्रेजेंट इन सम लिख के छोड़ दो, किसमें कैसी होगी? किंगडम प्रोटिस्टा में देखेंगे। फंगस में काइटिन की होगी, काइटिन की होगी, काइटिन की होगी, है ना? प्लांटे में सेलुलोज की होगी, सेलुलोज की होगी, बिल्कुल पता है सर। और एनिमल में एब्सेंट होगी, क्या बात समझ में आ गई सबको? सर सबको पहले से पता है। ये पॉइंट हमारे लिए नया था और ये भी याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नाम को डिकोड कर लिया है। पेप्टिडो यानी पेप्टाइड का साउंड आ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं अमीनो एसिड के बीच में, तो अमीनो एसिड शब्द निकाल लिया, ग्लाइकन मतलब शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट शब्द निकाल लिया, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। करेक्ट करेक्ट सर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आराम से देखिए। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो क्या मेरे भाई एक एक सेल की बॉडी बनी हुई है दोनों की, सेलुलर सेलुलर। सर इतना तो आपने पहले बता दिया था। सेल के बाद क्या आता है सर? टिश्यू। तो यहाँ क्या होगा? फंगस में मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, लूज यानी लोअर लेवल के टिश्यू, बहुत ही ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉपर टिश्यू नहीं है, लेकिन हाँ टिश्यू नाम की चीज आ गई स्टार्टिंग। आगे चल के और बेहतर टिश्यू बनेंगे और एक लेवल ऊपर चले जाओ, सेल टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या आएगा? ऑर्गन। जैसे प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, लीफ इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, स्टेम इज एन ऑर्गन फॉर सपोर्ट, रूट इज अ ऑर्गन फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। रूट सिस्टम जैसा कुछ नहीं है, राइट? सिस्टम का पार्ट नहीं है कोई, ऑर्गन है जो मैक्सिमम चीज है। एंड यहाँ क्या हो जाएगा? एनिमल में हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिल सकता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटेग्युमेंटरी सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम हैं सर। बात समझ में आ गई। बात करने को ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। यानी कैसे याद रखें सर? सर हमें ये तो पता है कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ये तो सेलुलर हो गए। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर। सर बात समझ में आ गई। करेक्ट। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सीक्वेंस में आप चल रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखिए क्या हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप क्या बताओगे? मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर बैक्टीरिया खुद का खाना नहीं बना सकते, सो दे आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक। मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होंगे। ये गले गले सारे बड़े मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं, यानी सेप्रोफिटिक, या आप में बीमारी भी कॉज कर सकते हैं, यानी पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं। या फिर मेरे भाई सम, आप कुछ अपना खाना बना भी सकते हैं। सम ऑटोट्रॉफिक, ज्यादातर अपना खाना नहीं बना रहे हैं, कुछ अपना खाना बना रहे हैं, तो सम आर ऑटोट्रॉफिक। ये कैसे हो जाएंगे भाई? सम आर ऑटोट्रॉफिक कैसे हो जाएंगे? ये या तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे या केमिकल्स को यूज करके अपना एनर्जी निकालेंगे, तो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, अभी बस लिख लो। यानी अगर मैं एक बात याद करने के लिए बोलूं, याद भी नहीं करनी, लॉजिकल है। ज्यादातर बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकते, कुछ अपना खाना खुद बना सकते हैं। ज्यादातर हेटेरोट्रॉफिक, कुछ ही है जो अपना खाना बनाते हैं। चारों के बारे में बात करेंगे कि सेप्रोफिटिक क्या है, पैरासिटिक क्या है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक क्या है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों देखने को मिलते हैं, जैसा हमने बताया, तो मिक्स लिख लो। फंगस खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो दे आर हेटेरोट्रॉफिक। अब ये भी गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो कर सकते हैं, यानी ये भी हो सकते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफिटिक, या ये हो सकते हैं पैरासिटिक, बीमारी भी कॉज कर सकते हैं, जैसे एनिमल्स में दांत, घास, खुजली, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। एंड प्लांट में भी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। करेक्ट। प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस से खाना बना सकते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस से खुद का खाना बना सकते हैं। एंड एनिमलिया इज हेटेरोट्रॉफिक, इज हेटेरोट्रॉफिक। करेक्ट। हेटेरोट्रॉफिक है भाई, खुद का खाना खुद नहीं बना पाएंगे, है ना? तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा सकते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। होलोजोइक सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बाकी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब पहले हम खाना खाते हैं फिर पचाते हैं, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। पहले खाना गटका फिर पचाया, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। ये आपका पूरा का पूरा टेबल। मेन बातें मैंने आपको बताई हैं, एनसीईआरटी का टेबल मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेरे भाई मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि सेल टाइप कौन कौन से हैं। सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, बाकी सब में यूकैरियोटिक। यानी सिर्फ मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या वेल डिफाइंड न्यूक्लियर सब्सटेंस है, बाकी सब में प्रेजेंट। सेल वॉल बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की है, पेप्टिडो यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड के बीच में, तो अमीनो एसिड का साउंड आ जाएगा। ग्लाइकन यानी ग्लाइको यानी शुगर, तो पॉलीसेकेराइड का साउंड आ जाएगा। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होगी, कुछ में नहीं होगी। फंगस में काइटिन की सेल वॉल बनेगी, प्लांट में सेलुलोज की और एनिमल में सेल वॉल होगी नहीं। लेवल अगर आप देखो तो सेलुलर लेवल, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, सेल के बाद टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम सीक्वेंस में। खाना बनाने की अगर आप एबिलिटी की बात करें तो ज्यादातर बैक्टीरिया खुद का खाना नहीं बना सकते। प्रोटिस्टा खाना बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। फंगस खाना नहीं बनाएगा, एनिमल खाना नहीं बनाएगा, प्लांट खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस से। बच्चा जानता है सारी बातें, नहीं भी जानते तो अब पता लग जाएगा। इतनी बातें सबको क्लैरिटी से समझ में आई क्या? यहां तक कि मैं सारी की सारी एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करा सकता हूं क्या? यहां तक कि एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करा दूं पूरा? यस, बहुत बढ़िया। एक बात कहें कि वस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है इन प्लांट। वस्कुलर सिस्टम किसका बना होता है वो बस देखो, इट इज फॉर्म्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। किसी भी चीज के समूह को सिस्टम कह दिया जाता है प्यार से। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्गन सिस्टम लेवल की चीज हो गई। सिस्टम एक इंग्लिश शब्द है, राइट? जैसे सोलर सिस्टम, ग्रहों का समूह, किसी झुंड को भी सिस्टम कह सकते हैं। तो यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जब आप बात कर रहे हो तो जाइलम और फ्लोएम और उनके जो क्यूमुलेटिव डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उनके समूह को आप सिस्टम कह रहे हो। ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात नहीं हो रही, वहां पे वो अलग तरीके से सिस्टम शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। एक बार मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ साइड में जगह बना के कि हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर बाद में इसको मिटा देंगे। बहुत मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी यहाँ पर हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो आज तक हमने धरती पे खोज लिए हैं, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, यानी उनको हम अलग-अलग कैटेगरीज में रखेंगे, अलग-अलग साइंटिस्ट के अटेम्प्ट के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो नॉन साइंटिफिक था, कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया। इट वाज बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म से मैं क्या फायदा उठा सकता हूँ, या उससे मुझे खाने की चीज मिलेगी, कपड़े की चीज मिलेगी, या फिर घर बनाने की चीज मिलेगी, मेडिसिन मिलेगी, गम मिलेंगी, रेजिन मिलेंगी, स्पाइसेस मिलेंगी, मुझे क्या मिल रहा है, उस बेसिस पे चीजों को मैंने क्लासिफाई किया, नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद आए आपके एरिस्टोटल साहब यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, जिन्होंने पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी। इन्होंने कहा दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें मैं प्लांट और एनिमल कह दे रहा हूँ। प्लांट को उनकी शक्ल के बेसिस पे हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया, और एनिमल्स को अगर उनमें रेड ब्लड है तो इनेमा कह दिया, रेड ब्लड नहीं है तो अनीमा कह दिया। पहला साइंटिफिक क्राइटेरिया था रेड ब्लड वाला। फिर हमने कहा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास आया, जो कि कैरोलस लिनियस साहब ने दिया। एंड कैरोलस लिनियस साहब ने दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। प्लांट किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल पाई जा रही है, एंड एनिमल में वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही है। तो इन्होंने गलतियां काफी सारी कर दी, जैसे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं थी, फिर उसे प्लांट में रख दिया। लाइकन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, फिर उसे प्लांट में रख दिया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर स्टार्ट कर दिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट स्टार्ट कर दिए, हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक स्टार्ट कर दिए, कई गलतियां कर दी। तो हमें पता लगा कि और अच्छे क्लासिफिकेशन सिस्टम की आवश्यकता है। तो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जहां पे एक साइंटिस्ट थे हेगल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट और एनिमल के अलावा प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में भी बताया। फिर फोर किंगडम सिस्टम आया, जहां पे आपके कोपलैंड साहब ने प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा के अलावा मोनेरा के बारे में बताया। लेकिन सबसे बेस्ट अभी तक जो हमने पढ़ा है उनमें फाइव किंगडम सिस्टम है। इसमें आरएच विटेकर साहब ने प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा के अलावा फंगस के बारे में बताया, और इन्होंने क्राइटेरिया भी अच्छे खासे दिए। 5 क्राइटेरिया लिए। सेल स्ट्रक्चर, जिस बेसिस पे यूकैरियोट प्रोकैरियोट को सेपरेट कर दिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिस बेसिस पे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने रखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिस बेसिस पे ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक को क्लासिफाई कर दिया। एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इन्होंने क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करी। और भी कैरेक्टर्स इन्होंने यूज किए। 5 किंगडम्स हमें देखने को मिल गई। ये हमारा अभी तक का पूरा ज्ञान है, एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में, एक रिवीजन वाले फॉर्मेट में। इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी देखते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एनसीईआरटी से भी आपको समझनी चाहिए। सो लेट्स रीड देम अप, क्वेश्चन अभी सॉल्व मत करिएगा। हमने कहा कि सिविलाइजेशन जब से ह्यूमन बसने लगा, कहीं रहने लगा, उसके दिमाग में यही चला कि आसपास के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाए। तो सबसे पहले यूजेस के बेसिस पे चीजों को क्लासिफाई किया गया कि किसी चीज से हमें खाना मिल रहा है, कि कपड़ा मिल रहा है, कि रहने की जगह मिल रही है। ये नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। एरिस्टोटल साहब ने अर्लीस्ट यानी फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया, जहां इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे यानी शक्ल देखकर के प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया। एंड इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ उनमें रेड ब्लड है कि रेड ब्लड नहीं है। ये बात हमें समझ में आ गई थी गुरुजी, मजा आ गया था। फिर आए हमारे लीनियस बाबू, और लीनियस बाबू ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। प्लांट और एनिमलिया में दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई किया। इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को साथ में रख दिया, गलती कर दी। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया, गलती कर दी। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स को नॉन फोटोसिंथेटिक को साथ में रख दिया, गलती कर दी। और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इस कैटेगरी में फॉलो नहीं कर रहे थे, जैसे लाइकन वगैरह, उनको भी प्लांट में रख दिया। तो इनएडिक्वेट यानी जो सिस्टम है अच्छा नहीं पाया गया, इनएफिशिएंट पाया गया। तो हमें पता लगा कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी या सेल वॉल को देखने से कुछ नहीं होगा, और कैरेक्टर्स हमें चाहिए जो आरएच विटेकर साहब ने यूज किए। तो वक्त के साथ-साथ चेंजेस होते रहे, वक्त के साथ-साथ आपकी क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होती रही, पर प्लांट और एनिमल किंगडम जो है ये कांस्टेंट रहे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अबंडेंट है, और दूसरा इनको पढ़ना बहुत इजी है, आसानी से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसलिए कांस्टेंट रहे। 3 और 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में है नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आई। आरएच विटेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमलिया, इन 5 किंगडम के बारे में बात की। मेन क्राइटेरिया इन्होंने 5 लिए, दैट इज सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को सेपरेट करने के लिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सेपरेट करने के लिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका
ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक को सेपरेट करने के लिए फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कंसीडर किया गया। आगे का हमने अभी पढ़ा नहीं है, 3 डोमेन सिस्टम, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब मेरे भाई 5 किंगडम सिस्टम जो था इसने क्या क्या सुधार कर दिए लोगों के जीवन में, ये देखिए। अर्लियर सिस्टम में यानी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो बैक्टीरिया के साथ किया गया। फंगस, मोसिजी यानी कि आपके ब्रायोफाइट वगैरह जो है, फर्न्स वगैरह, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी सारे प्लांट, उसके अलावा बैक्टीरिया, फंगस वगैरह भी प्लांट में रख दिए। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल थी। करेक्ट। इसमें क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट के साथ आ गए, बैक्टीरिया और एंजियोस्पर्म साथ आ गए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट साथ बैठे हुए, गलती हो गई। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर साथ बैठे हुए बैक्टीरिया जो है ये बैठा हुआ है बहुत बड़े-बड़े पेड़ों के साथ, तो ये भी गलती हो गई। एंड मेरे भाई यहाँ पर आपका हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, फंगस वगैरह अधिकतर बैक्टीरिया खुद का खाना नहीं बना सकते, ये प्लांट के साथ बैठे हुए हैं, तो ये भी बड़ी गलती कर दी। और इन्होंने बोला कि प्लांट वो जिसमें सेल वॉल है, एनिमल वो जिसमें सेल वॉल नहीं है, पर सेल वॉल की कंपोजिशन की बात नहीं है भैया, कम से कम कंपोजिशन तो देख लो। जैसे फंगस जो है उसमें सेल वॉल अलग टाइप की होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, जबकि प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल होती है। तो मेरे भाई फंगस को अलग रखना पड़ेगा ना प्लांट से, इसलिए इसकी अलग किंगडम बना दी। जितने भी प्रोकैरियोट्स है इनके अलग किंगडम बना दी, किंगडम मोनेरा बना दी। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है इनके अलग किंगडम बना दी, किंगडम प्रोटिस्टा बना दी। जैसे मेरे भाई पहले क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास प्लांट में आते थे क्योंकि इनमें सेल वॉल थे, एंड पैरामीशियम और अमीबा एनिमेलिया में आते थे क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं थी। आज के दिन में सारे के सारे प्रोटिस्टा में ही आ गए क्योंकि मेरे भाई सबके सब यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं। आगे चल के भी इसी प्रकार से अगर क्राइटेरिया चेंज होगा तो ऑर्गेनिजम्स अपनी किंगडम छोड़ के दूसरी किंगडम में जा सकते हैं भविष्य में भी, है ना। और इन्होंने क्या आरएच विटेकर साहब ने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी यूज किया, इस पे और स्टडीज रहती हैं अभी, इसको और अच्छे क्राइटेरिया के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यही बातें कही गई हैं, कोई भी पॉइंट आपका चुका नहीं है, कितना भी डिटेल क्वेश्चन हो अब आप इस टॉपिक से बना पाएंगे। ये हमारा एक टॉपिक है जिसको हम देख चुके हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं। भाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ मोनेरा में है, बाकी सारे यूकैरियोटिक तो सिर्फ यही आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। सेल वॉल मोनेरा में यानी यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की होगी, पेप्टिडो से शब्द आया अमीनो एसिड एंड ग्लाइकन से आया पॉलीसेकेराइड, तो सेलुलोज की नहीं बनी होती इसलिए नॉन सेलुलोज लिखा है। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होगी कुछ में नहीं होगी, फंगस में आपकी काइटिन की बनी होगी, प्लांट में आपकी सेलुलोज की बनी होगी, एनिमल में एब्सेंट होती है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, सेल के बाद आएगा टिश्यू फंगस में, प्लांट में ऑर्गन और एनिमल में ऑर्गन सिस्टम। खाना ज्यादातर जो है मोस्ट ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, गले सड़े मरे मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं, दैट इज सैप्रोफिटिक, या फिर बीमारी भी कॉज कर सकते हैं किसी प्लांट एनिमल के ऊपर, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। कुछ सम कैन मेक देयर ओन फूड, तो ये लाइट को यूज करके भी खाना बना सकते हैं, केमिकल को यूज करके भी एनर्जी ले सकते हैं। सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी से सुन लीजिए। प्रोटिस्टा खाना बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। फंगस खुद का खाना नहीं बनाते हैं तो गले सड़े मैटर पे ग्रो करेंगे, बीमारी कॉज करेंगे। प्लांट खाना बनाएंगे ज्यादातर फोटोसिंथेसिस करेंगे, एनिमल खाना नहीं बनाएंगे, होलोजोइक या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक मतलब पहले इंजेस्ट करेंगे फिर आपका डाइजेस्ट करेंगे। करेक्ट है, करेक्ट है सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। इतनी बातों के हिसाब से लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने अभी यहां पर इकट्ठे किए हैं। कितने मेरे भाई हैं जिनको यहां तक की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं? देखो बहुत क्रिटिकल टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं पीवाईक्यू भी लेकर आया हूं, बहुत जरूरी टॉपिक है, कम से कम 4 नंबर का काम आ जाएगा। यस यस गुरुजी, बात समझ में आई, बात समझ में आ गई सर, बात समझ में आ गई। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में बहुत टाइम देंगे नहीं हम, 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड में कर दो। हु वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया सर? यूजेस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया गया दैट वाज नॉन साइंटिफिक, पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? मेरे भाई आपके एरिस्टोटल साहब ने, पापा जी ने। मिस्टर चाचा इज द राइट ऑप्शन, वास्तव में चाचा इज द राइट ऑप्शन। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात चमक रही है। यस 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 सर, बात चमक गई, बात समझ में आ गई। लगभग 85% बालकों ने सही कर दिया भाई, साइंटिफिक बेसिस इनेमा वो वाला पूछा है, ठीक है। आइए अगला देखिए, बहुत आसान है, 30 सेकंड का टाइम दूंगा। डैश यूज्ड डैश कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब, प्लांट्स को हर्ब, श्रब और ट्री में किसने क्लासिफाई किया? एरिस्टोटल साहब ने क्लासिफाई किया। एनिमल को इनेमा अनेमा में, प्लांट को हर्ब, श्रब, ट्री में। क्यों कैरेक्टर्स को यूज करके, यानी शक्ल देख के कोई बता देगा कि कोई घास है कि झाड़ी है कि पेड़ है तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होंगे ना, एनाटॉमिकल कैरेक्टर नहीं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लॉजिक से निकाल सकते थे। चाचा जी की फिर से हो गई है, मिस्टर सी अगेन बिकम्स द राइट आंसर। 15 सेकंड का सवाल था, समझा के अगर डायरेक्टली करते 10 सेकंड में आराम से सॉल्व कर देते, बहुत आराम से सॉल्व कर देते और कर भी दिया हमने, कोई टेंशन है नहीं, ये हमारा उत्तर हो जाता है। 92% लोगों ने कर दिया है, बहुत शानदार, ठीक है। एनिमल्स विद रेड ब्लड वर नेम्ड इनेमा बाय, इनेमा अनेमा शब्द किन्होंने इस्तेमाल किया बायोलॉजी में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? एनिमल जिनमें रेड ब्लड है उन्हें इनेमा कहा, जिनमें रेड ब्लड नहीं उन्हें अनेमा कहा। किन्होंने कह दिया? एरिस्टोटल साहब ने। अगेन मिस्टर सी मिस्टर चाचा बिकम्स द राइट आंसर, क्योंकि एरिस्टोटल साहब की क्लासिफिकेशन के बारे में ही चर्चा हो रही है तो उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की होंगी। तो कई बार सवाल घुमा कर पूछा जाता है पर आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता, तो क्वेश्चन आर सिंपल, इफ यू आर डन विद द बेसिक कांसेप्ट यू कैन इजीली सॉल्व दैट आउट, राइट राइट गुरुजी, बात समझ में आ गई है, बात चमकती है। यस, लगभग 90% लोगों ने सही कर दिया है, बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार इसको देख लो ना भैया, चल जाइए। अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड बैक्टीरिया, फंगस, मोसिस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया सबको प्लांट में ही रख दिया। किस बेसिस पे? ये सारे इकट्ठे क्यों कर दिए? सब में कॉमन क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अगेन चाचा जी द राइट ऑप्शन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसी में दिखाई दे रही है? बैक्टीरिया और बड़े प्लांट की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम है, बहुत अलग है सर। सेल टाइप, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, प्लांट यूकैरियोटिक, गलत है। न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया खाना नहीं बनाता अधिकतर, फंगस खाना नहीं बनाता प्लांट बनाता है, तो इन तीनों का एलिमिनेट कर दिया, उत्तर आ गया प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जिसमें सेल वॉल वो प्लांट, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट वो एनिमल। यही बात तो कही थी आपके कैरोलस लीनियस साहब ने। अगेन मिस्टर चाचा बिकम्स द राइट आंसर। यस गुरुजी, बिल्कुल समझ में आ गई है बात, एकदम चमक उठी है, सॉल्व कर ले जाएंगे, 90% ने सही कर दिया है। अगला सवाल देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, गंदी बात बतानी है, घटिया बात बता देनी है इन चारों में से। फंगस में सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है क्योंकि फंगस खुद का खाना नहीं बनाता, सही बात है। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट आए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या कोई प्रेजेंट होता है? मोनेरा में नहीं होता। प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनेगी, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होगी। सेल वॉल के बेसिस पे और न्यूट्रिशन के बेसिस पे सवाल पूछ लिया, मजा आ गया सर, इत्मीनान से मजा आ गया, प्यार से मजा आ गया। हम लोग यहाँ पर बी को मार्क कर लेंगे, उत्तर हो जाएगा हमारा मिस्टर बी, मिस्टर भूरा बिकम्स द राइट आंसर। सॉल्व कर ले जाएंगे, लगभग 90% लोगों ने करेक्ट कर दिया है, बहुत शानदार है। अगला सवाल देखिए, सिंपल सवाल है, पीवाईक्यू है, आराम से सॉल्व करिए क्योंकि इस प्रकार के चिन्नी सवाल भी आपके पेपर में आते हैं, आराम से देखिए। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विटेकर साहब ने दिया। डेट इंपॉर्टेंट है, वो याद कराने के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, दैट इज 1969, तो विटेकर 1969 इज द राइट आंसर। मार्क कर सकते हैं, इजी है, करेक्ट सर, उत्तर हो जाएगा मिस्टर डी। वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। केजे फार्म आज की है, बहुत शानदार, वेलकम, सुस्वागतम, सभी भाई बहनों का स्वागत है, वेलकम। अगर आपका टॉपिक हो चुका है तो अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल राइट, आ जाओ। आई यस, अराउंड 90% लोगों ने सही कर दिया। ये पकड़ना भाई, ये पकड़ना, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से देखिए। X and Y are organisms belonging to different kingdoms A and B respectively. एक organism A में belong कर रहा है, एक B में। Identify A and B. A and B कौन-कौन सी kingdom है हमें बताना है, ठीक है। सेल टाइप दे रखा है यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यानी मोनेरा तो नहीं है कोई, क्योंकि प्रोकैरियोट होता है, मोनेरा तो कोई नहीं, तो मोनेरा जहां दिख रहा है वो तो काट दो भाई, मोनेरा तो काट, मोनेरा नहीं है कोई। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर मल्टीसेलुलर, अब मोनेरा है नहीं यानी प्रोकैरियोटिक है नहीं, यूकैरियोटिक सेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोट नहीं है, पक्का पकड़ में आ गया, छोटा पकड़ में आ गया, प्रोटिस्टा है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट एक है, दैट इज प्रोटिस्टा, तो ए तो पक्का प्रोटिस्टा है। हां, ये तो सारी प्रोटिस्टा लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, इस पे आओ। यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल पाई जा रही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक दो ही थे, फंगस और हम, और सेल वॉल पाई जा रही है, अर्थात काइटिन की सेल वॉल होगी यानी फंगस होगा, फंगस होगा गुरुजी, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है तो एनिमल तो हो नहीं सकता, तो बी वैसे कट गया, एनिमल तो हो नहीं सकता तो डी वैसे कट गया, प्लांट है हेटेरोट्रॉफिक बोल रखा है वैसे कट गया, उत्तर क्या आ जाएगा? आ जाएगा गुरुजी, आसानी से चाचा जी को प्रणाम कर देंगे। यस, अगेन चाचा जी बिकम द राइट आंसर। यस, थोड़ा एनालिटिकल सा सवाल पर अच्छा सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, हालांकि देखो बेसिक कांसेप्ट से ही चुराया हुआ सवाल है तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट दिखने में तो बनता था, कुछ तो दिमाग लगा था, 20-22-25 सेकंड कुछ तो लगे, सर इतने तो लगे। उत्तर हो जाएगा मिस्टर चाचा। आए इसमें क्या कर दिया भाई, तो बेसिक था। देखो
यूकैरियोटिक है यानी मोनेरा नहीं हो सकता। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोट में एक ही में थी, प्रोटिस्टा यही मिल गया, ठीक है। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर फंगस प्लांट एनिमल तीनों हो सकते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट है तो सिर्फ फंगस और प्लांट हो सकते हैं, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट ऑटोट्रॉफिक होता है, बचा फंगस, बात खत्म। इतना ही तो करना था यार, मैं तो आपको समझाते समझाते कर रहा था ना, अदरवाइज मैं जैसे अब सॉल्व कर रहा हूं एज अ स्टूडेंट, अगर मैं सॉल्व करता तो बहुत जल्दी कर देता। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आइए ठीक है, आइए मेरे शेर अगला सवाल देख लीजिए। लेट्स चेक। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ आरएच विटिकर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम किंगडम प्लांटेड टू प्रोटिस्टा। प्लांट से प्रोटिस्टा में किसको फेंक दिया, बता दो ना। प्लांट से प्रोटिस्टा में किसको फेंका? एंड अमीबा, नाम में अमीबा, अमीबा एनिमल लाइफ का सेल वॉल नहीं थी। पैरामीशियम अमीबा, दोनों के दोनों एनिमल कैटेगरी में पाए जा रहे थे, टू किंगडम सिस्टम के हिसाब से सेल वॉल नहीं थी। अमीबा, क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला में सेल वॉल थी, ये प्लांट में पाए जा रहे थे, ये प्लांट से उतर के प्रोटिस्टा में आए हैं। उत्तर हो जाता है अपना क्वेश्चन, मिस्टर ए बिकम्स द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सर बात समझ में आ गई है? यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। देख लेते हैं, लगभग 75%, कोई बात नहीं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेलुलर प्रेजेंस विदाउट सेलुलोज, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। मार्क कर दीजिए नीचे क्या जवाब होना चाहिए। थोड़ा सा एनालिटिकल है, टाइम ले लीजिए, बीच में मैं पोल बंद कर दूंगा, एक बार देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आरएच विटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अगर किंगडम मोनेरा है, फंगस है, प्लांट है। मोनेरा है तो सेल वॉल किसकी पाई जाएगी, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है, अमीनो एसिड के बीच में। ग्लाइकन ग्लाइको शुगर यानी पॉलीसैकेराइड की बात हो रही है, तो पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड हो जाएगा ए। प्रेजेंट एंड नॉन सेलुलोजिक, बिना सेलुलोज के होती है सेल वॉल, दोनों बातें करेक्ट है, तो ए तो दोनों जगह करेक्ट है, इसको तो नहीं मिलेगा। बी क्या है, प्लांटे में सेल वॉल किसकी होगी, सेलुलोजिक, तो बी क्या है, प्रेजेंट इन सम, ना भैया, तो प्रोटिस्टा की बात लिखी। बी क्या है, एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, वो भी प्लांट में नहीं भैया, यहाँ पर डी है नहीं, तो उत्तर ए और डी में जाएगा। एडी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, लेट्स चेक द आंसर। फंगस में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, सर ए एकदम करेक्ट है, ये दोनों ही मैच कर रहे हैं। यहाँ सीधे रखिए ऑर्गन सिस्टम, फंगस में कौन लेकर क्या है भाई, होता ही नहीं। ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एनिमल में होता है, ना प्लांट में, ना फंगस में, ना प्रोटिस्टा में, ना मोनेरा में। अपना बटन बिकम्स राइट आंसर। वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन, इतना चिंदी टॉपिक है, बट स्टिल द क्वेश्चन इज सुप्रीमली एनालिटिकल। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं अराउंड अराउंड 50-60% के आसपास। हाँ, आवाज बैठ गई भाई, अब एक क्लास लेंगे उसके बाद शाम का जो है कवाड़ी हो जाएगा, तो रेस्ट नहीं मिल पाएगा, सीधा सीधा मतलब बहुत ऐसे क्लासेस इवेंट्स क्लासेस इवेंट्स क्लासेस इवेंट्स। तो कुछ मूवी तो क्रांतिकारी ये एकदम चल के, थोड़ा अपना भी इशू है इसमें। क्या बात है यार, वाह क्या बात है दोस्त, अमेजिंग, बहुत शानदार। हाउ मेनी किंगडम्स इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, सीधा मार्क कर सकते हैं, मैं देखता हूं कैसे करते हो, 10 सेकंड में पोल बंद कर दूंगा। हाउ मेनी किंगडम्स, हाउ मेनी किंगडम्स इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोट कितने हैं फटाफट बताइए। आई यूकैरियोट कितने हैं, प्रोकैरियोट मोनेरा हटा दो, बाकी बचे 4 के 4, मिस्टर डी। कुछ है नहीं सवाल में, इजी है, इजी, लगभग 92%, बहुत शानदार। ये देख लो भाई, एनालिटिकल है, अच्छे से करना, 90 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बाद में उसी हिसाब से पोल जल्दी खत्म कर देंगे, अगर हुआ तो ठीक। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूकैरियोट्स आर कन्फाइंड टू 3 किंगडम, नहीं, अभी ऊपर हमने देखा है यूकैरियोट्स 4 किंगडम में थे, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल। ऑर्गेनिज्म विद हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कन्फाइंड टू 2 किंगडम, हेटेरोट्रॉफिक 2 किंगडम में, एनिमल में भी है, फंगस में भी है, प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, तो भाई ये बात भी गलत है। ऑर्गेनिज्म विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आर कन्फाइंड टू मोनेरा ओनली, नहीं भैया, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे। ऑर्गेनिज्म्स विद सेल वॉल आर फाउंड इन किंगडम प्रोटिस्टा एंड प्लांट ओनली, फंगस में भी तो सेल वॉल है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो सारी ही गलत है, ए बी सी डी सब गलत हो जाएंगी, ऑल आर इनकरेक्ट, सारी ही गलत है, उत्तर हो जाएगा डी। क्यों गलत है समझ में आना चाहिए। क्या सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म 2 ही किंगडम में देखने को मिलते हैं, अधिकतर बैक्टीरिया भी खाना नहीं बनाता, हेटेरोट्रॉफिक हो गए, प्रोटिस्टा बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, हेटेरोट्रॉफिक यहाँ भी है, फंगस भी खाना नहीं बनाता, एनिमल भी नहीं बनाता, 4 हो गए 5 में से, करेक्ट। यहाँ देखो यूकैरियोट्स कन्फाइंड टू 3 किंगडम, ऊपर ही देखो, ऊपर ही आंसर, यूकैरियोट्स 4 में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स सिर्फ मोनेरा में, बाकी सब में यूकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मोनेरा में है क्या, प्रोटिस्टा में भी है। एंड ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर फाउंड इन प्रोटिस्टा एंड प्लांट, फंगस में है तो सेल वॉल काइटिन की, एंड मेरे भाई मोनेरा में है तो पेप्टिडोग्लाइकन की, तो सब में तो पाए जाते हैं, है ना, सिर्फ एनिमल को छोड़ के बाकी सब में कोई ना कोई तो सेल वॉल दिखाई देगा, तो उत्तर आ जाएगा मिस्टर डी। ब्लंडर जिस हिसाब से लिख रहे हो चेक सेक्शन में, ब्लंडर का बात कर चुके हो, लगभग 70% ही सही सॉल्व किया है। इनकरेक्ट बताना था, करेक्ट नहीं, है ना, और अगर करेक्ट भी अगर नहीं निकल रहा है उत्तर तो इसका मतलब वैसे भी गलती करिए, क्योंकि खुद ही पता लग जाता है मेरे भाई गलती हुई है इस क्वेश्चन में, है ना, ऑप्शन देखिए पता लग जाता है, कोई बात नहीं। लीडर बोर्ड देख लेते हैं, आसाद राही, तनिष कुमार आया, एंड हमारे पास डीटी का नाम बताइए, उत्कालिका है हमारे पास, निम्रत, महेश, शिवांग, जिया, जुबैर एंड प्रियंका आर इन टॉप 10 रैंक्स, सबको बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। अब हम कल 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में छोटा सा टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में बताएंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स आवर वेरी फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, फिर वायरस, वायरॉइड, प्रायोन, फिर मेरे भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग, एंड देन हम लोग प्लांट किंगडम के चित्र उड़ा करके सिस्टमैटिक्स खत्म करके थोड़ा सा रटने रटने वाले टॉपिक्स की ओर रुक कर रहे होंगे, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की ओर बढ़ रहे होंगे, ठीक है। दाल तड़का बहुत बढ़िया, दाल तड़का जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब मैं स्टोरी शेयर कर देता हूँ। तो कल क्या हुआ कि हम लोग मतलब कि आई मेट विदित, हम लोग बातें करते हैं पहले से, है ना, वी वर लाइक फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से हम लोग बातें कर रहे हैं। तो विदित, कई लोगों को अगर नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि विदित इज अ ग्रैंड मास्टर इन चेस,